हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड डिस्कस करेंगे। बेटा कार्बन क्या होती है, कार्बन में बॉन्डिंग कैसे होती है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है और एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और चैनल को लाइक भी कर दिया होगा। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। बेटा कार्बन क्या है, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं जैसे टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, हर एक चीज़ में क्या पाया जाता है बेटा, कार्बन हर चीज़ में पाया जाता है। इवन लिविंग एंड एनी नॉन लिविंग थिंग्स, कोई भी लिविंग थिंग्स है कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स है, 70% चीज़ों में कार्बन पाया जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे बेटा कार्बन है क्या। कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है। इसका एटॉमिक नंबर 6 रहता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 है। It is present in the group 14 of the periodic table. Hence carbon is not a compound. बेटा कार्बन क्या है, एक कंपाउंड नहीं है बल्कि एक एलिमेंट है और ये कंपाउंड बनाता है when it bond with other atoms और group of atoms. जब वह किसी और एटम के साथ या ग्रुप ऑफ एटम के साथ बॉन्डिंग करे तो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। बेटा फूड, क्लोथ्स, मेडिसन, बुक्स, लिविंग थिंग्स और मैनी ऑफ थिंग्स आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड। हमारे फूड में, क्लोथ्स में, मेडिसन्स में, बुक्स में, लिविंग थिंग्स में और कई नॉन लिविंग थिंग्स में भी कार्बन कंपाउंड पाया जाता है। बेटा अर्थ क्रस्ट में कितनी अमाउंट रहती है कार्बन की, 0.02% कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल एंड इन द एटमॉस्फेयर हैज 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप आपको कार्बन के बारे में पता चल गया होगा कि कार्बन क्या है और ये कहाँ कहाँ पाया जा रहा है। ये बेटा कार्बन की स्ट्रक्चर है। कार्बन की स्ट्रक्चर कैसे रहती है, आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने पढ़ा होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या है और उसमें वैलेंसी के बारे में भी सीखा होगा। अगर आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में नहीं पता, बेटा क्लास 9th में स्ट्रक्चर ऑफ एटम का चैप्टर है। अगर आपको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपके लिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे वीडियो लेके आऊँगी जिसमें आपको सारे टॉपिक क्लियर करूँगी और वैलेंसी के बारे में भी बताऊँगी। बेटा वैलेंसी क्या क्या होती है और उसको हम कैसे पता कर सकते हैं कि किसी भी एटम की वैलेंसी कितनी है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा कार्बन क्या है, ये देखो कार्बन के सेंटर में क्या रहता है बेटा, न्यूक्लियस रहता है। ठीक है, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में बेटा क्या रहता है, प्रोटॉन रहते हैं। न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये बाहर क्या है, ये बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो अराउंड द न्यूक्लियस रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। कार्बन के ये देखो एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। एटॉमिक मास 12 है और कार्बन की एनर्जी लेवल 2 और 4 है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपने पढ़ा होगा कि इसमें 4 शेल्स होते हैं, KLMN। कार्बन में कितने शेल्स हैं बेटा, 2 शेल्स हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स K एंड L। बेटा K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स और L शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कार्बन के L शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4। कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 4। किसी भी इलेक्ट्रॉन के बेटा आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उसकी वैलेंसी होती है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में बेटा 4 इलेक्ट्रॉन्स है और 4 ही कार्बन की वैलेंसी है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन में के बारे में। बॉन्डिंग कैसे होती है कार्बन में, एलिमेंट्स फॉर्मिंग आयनिक कंपाउंड इधर गेनिंग और लॉसिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। बेटा जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं या तो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं अपने उस आउटर मोस्ट शेल की। जैसे यहाँ पे देखो, इसमें इसकी वैलेंसी कितनी है, 4 है ना। लेकिन एल जो शेल था उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते थे बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इसको ये अपनी एनर्जी लेवल को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। और 4 इलेक्ट्रॉन इसको जब मिल जाएंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए करना क्या होगा, या तो इसको किसी से इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, ये तब भी बैलेंस हो जाएगा। ये डोनेट कर देगा तब भी इसके पास एक शेल में पूरे इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। यहाँ पे इसके 8
जो नंबर है इसको पूरा करना है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, ठीक है। वो अगर नहीं पूरे कर सकता तो ये डोनेट कर देगा। इसका ये शेल है, इसकी के शेल है, के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और अगर ये डोनेट कर देगा तो इसका 2 शेल में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन होगी। बट इसमें इस प्रोसेस में क्या मुश्किल आती है, क्या चीज़ें आती हैं, आइए चलिए आगे पढ़ते हैं। बॉन्डिंग इन कार्बन। आयनिक कंपाउंड बेटा क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन गेन करें तो क्या होगा, नेगेटिव साइन शो करेगा। अगर लॉस करे तो क्या होगा, पॉजिटिव साइन शो करेगा ना एटम। तो उससे क्या होगा, आयनिक कंपाउंड का पता चलता है, ठीक है, कि आयन्स बन रहे हैं। फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल, कार्बन हैज़ 4 electrons in its outermost shell and need to gain or lose 4 electron to attain noble gas configuration। मतलब कि उसको आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए या तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या गेन करेगा, या लॉस करेगा या गेन करेगा। अगर ये गेन करेगा तो बेटा क्या होगा, इट कुड गेन 4 electrons फॉर्मिंग C4 anion, but it would be difficult for the nucleus with 6 proton to hold on to the 10 electron, that is 4 extra electron। बेटा अब देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है, प्रोटॉन कितने होंगे, 6 होंगे। अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ आ जाए, है ना, अगर कोई जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा उसको मिल जाए तो क्या होगा, वो तो नहीं अपने अंदर एब्जॉर्ब तो नहीं कर पाएगा ना। तो यहाँ पे भी अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से मिल भी जाए उसको, तो जो प्रोटॉन है उसके लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको स्ट्रक्चर में समझा रही हूँ, ये देखो। अब देखो यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं बेटा, 6 हैं। 6 प्रोटॉन के लिए यहाँ पे अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे आ जाएं तो बेटा क्या होगा, 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। 10 इलेक्ट्रॉन तो होल्ड करना इजी है कि मुश्किल है, आप बताओ। अगर आपको कोई कहे आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा आपको मिल जाए तो आप ले सकते हो, किसी से कोई भी चीज़ रख सकते हो। नहीं बेटा, हम नहीं ले सकते। कोई भी चीज़ है जितनी कैपेसिटी होगी, जितना एनर्जी होगी उतना ही ले सकता है। अगर ज़्यादा मिल जाए तब भी मुश्किल है, अगर कम मिले तब भी मुश्किल है। यहाँ पे क्या है, इसको ज़्यादा मिल रहा है। और जो प्रोटॉन है उसके लिए कितनी है, उसके लिए तो मुश्किल हो गया ना। 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। It could lose for the electron forming C4 plus cation, but it would require a large amount of energy to remove 4 electrons leaving behind carbon time with 6 proton in its nucleus holding on to just 2 electrons। अब बेटा देखो, जब ये 4 electrons दे देगा, मानो यहाँ पे ये 4 electrons इसने दे दिए, क्या होगा बेटा, फिर से गड़बड़ होगी, है ना। 6 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, कितनी नाइंसाफ़ी है ना। 6 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अच्छे से होल्ड कर सकता है कि हाँ, ये तो नाइंसाफ़ी वाली बात होगी। 6 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, ये भी पॉसिबल नहीं है बेटा। कोई भी एटम है उसके लिए जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा बेटा गेन करना भी मुश्किल है और लॉस करना भी मुश्किल है। अगर आपके पास कोई चीज़ एक्स्ट्रा है, थोड़ी बहुत तो एडजस्ट हो जाती है ना। 1-2 इलेक्ट्रॉन तो इजीली बंदा डोनेट भी कर देगा, ले भी लेगा, इतनी एनर्जी नहीं लगेगी। लेकिन किसी को कोई चीज़ देना, 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर वो डोनेट करेगा तो कितनी एनर्जी चाहिए कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के लिए। To remove 4 electrons leaving behind carbon 6 proton in its nucleus holding on to just 2 electrons, तो उसके लिए तब भी मुश्किल है। 6 प्रोटॉन्स के लिए दो इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना भी मुश्किल है। तो क्या हुआ यहाँ पे, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद द 2 एटम्स, तो उसको 2 एटम्स के साथ अपनी जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उसको शेयर करना पड़ेगा। शेयरिंग से क्या होता है बेटा, ना तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ते हैं, ना ही इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। शेयर कर लेंगे कि भाई तेरे पास ये चीज़ है, मेरे पास ये चीज़ है, हम शेयर कर लेते हैं। तेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है तो मुझे दे दे, मेरे पास इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं मैं तुझे दे दूंगा। ये क्या करना है, इन्होंने शेयरिंग कर ली। कैसे करी, आइए चलिए पढ़ते हैं। फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 1 और 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब ये बेटा कोई भी एटम है 1 और मोर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब ये शेयर कर लेते हैं, तो जो उनके बीच में, उन 2 एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, आई होप आपको कोवलेंट बॉन्ड के बारे में क्लियर हो गया होगा कि कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो शेयरिंग ऑफ एटम से होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है इन बिटवीन 2 एटम्स
विद द शेयरिंग ऑफ वन और मोर पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के पास बेटा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, दोनों ने क्या करा, इसके पास एक है इसके पास एक है, दोनों ने क्या करा बेटा, शेयर कर लिया। तो शेयरिंग से कैसे इनका बॉन्ड बन गया, ऐसे, ये क्या हो गया, शेयरिंग के साथ इनके बिटवीन ये कोवलेंट बॉन्ड बन गया। ठीक है। ऑक्सीजन है बेटा, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके आउटर मोस्ट शेल में बेटा 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो 6 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में है, 2 4 6 2 4 और 6। ठीक है, यहाँ पे भी कितने हैं, 2 4 और 6। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने शेयर करेंगे, यहाँ इसके पास 6 हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इसने क्या करा, इस ऑक्सीजन से 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, और इस ऑक्सीजन ने इसके साथ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, तो यहाँ पे शेयरिंग होगी 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बेटा शेयरिंग होगी तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, आइए मैं आपको बताती हूँ। ये देखो, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, 8, इसके आउटर मोस्ट शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। ये देखो, ये डॉट्स बना दिए हमने, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या करा, इस ऑक्सीजन ने इस ऑक्सीजन के 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लिए। ठीक है, और इस ऑक्सीजन ने इस ऑक्सीजन से 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लिए। यहाँ पे देखो ये शेयरिंग शो हो रही है। ठीक है, यहाँ पे कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन के साथ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करा, तो क्या बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड। ठीक है, इसको कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन, बेटा नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। ये इलेक्ट्रॉन्स बना दिए हमने डॉट में। ठीक है, और शेयरिंग कैसे करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन के पास, इस नाइट्रोजन एटम के पास बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके पास कितने हैं, 5 इसके पास है, 5 इसके पास है, और इसको अपने शेल में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इसको कितने चाहिए, 3 और चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन से ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये वाला नाइट्रोजन इससे, ये मैं आपको क्लियर बना के दिखाती हूँ। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे बेटा इस नाइट्रोजन को, 3। ये देखो ऐसे, इसको कितने चाहिए थे, 3। ये देखो ऐसे बन गई बॉन्डिंग, होगी शेयरिंग। ठीक है, नाइट्रोजन की यहाँ पे देखो शेयर हो गया, कितने बॉन्ड बने, 1 2 3। ये क्या बन गया, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। कार्बन का बेटा एटॉमिक नंबर कितना है, 6। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो कार्बन के ये 4 इलेक्ट्रॉन हमने शो कर दिए, 1 2 3 4। यहाँ पे CH4 मीथेन, ये क्या है, मीथेन का फॉर्मूला है। ठीक है, 4 हाइड्रोजन है, हर एक हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। क्या करा फिर, कार्बन 1 2 3 4, एक एक हाइड्रोजन के पास है, 1 2 3 4। क्या करा, इस हाइड्रोजन ने इस कार्बन के साथ शेयरिंग कर ली, इस हाइड्रोजन ने इस कार्बन के साथ कर, कार्बन के इस, ये देखो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, हाइड्रोजन, हर हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करा इन्होंने, शेयरिंग कर ली। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे बॉन्ड बन गया। ठीक है, आई होप आपको स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्स के समझ में आया होगा कि स्ट्रक्चर कैसे बनानी है। आगे हम पढ़ेंगे एलोट्रॉप्स के बारे में, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। बेटा एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या होता है, एन एलिमेंट इन 2 और मोर फॉर्म्स। कोई भी एलिमेंट जब 2 या 2 से ज़्यादा फॉर्म में होता है, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी रहे बेटा वो डिफरेंट रहे, बट आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टी
रहे उसको क्या कहते हैं, एलोट्रोप्स। और जो फॉर्म्स बन रही है, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या डिफरेंट फॉर्म है, उनको क्या कहते हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म्स। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा। ये देखो जैसे ये डायमंड है, ये क्या है, एलोट्रोपिक फॉर्म है। ग्रेफाइट भी इसके एलोट्रोपिक फॉर्म है और फ्लोरेंस भी। इसमें क्या बेटा है, तो इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है। केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, हर एक में कार्बन है, बट फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है। डायमंड की फिजिकल स्ट्रक्चर, आपने डायमंड देखा होगा, डायमंड कैसा होता है। ग्रेफाइट बेटा जो पेंसिल की जो लीड्स रहती हैं, पेंसिल का जो सिक्का रहता है उसमें भी ग्रेफाइट पाया जाता है ना। हम सभी ने देखा है कि डायमंड, रियल में नहीं देखा तो बेटा पिक्चर्स में तो सभी ने देखा होगा, है ना, डायमंड कैसा रहता है। क्या ये दोनों एक जैसे दिखते हैं? नहीं बेटा, ये एक जैसे नहीं दिखते, ये सारे अलग अलग दिखते हैं, बट इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो क्या सेम है, क्योंकि सभी में कार्बन है ना। इसको क्या कहते हैं, एलोट्रोपी। और ये इसकी क्या है, एलोट्रोपिक फॉर्म्स है। वन बाय वन बेटा हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम डायमंड के बारे में। डायमंड क्या है, डायमंड में क्या होता है बेटा, ईच ऑफ कार्बन एटम इज बॉन्डेड फॉर 4 अदर कार्बन एटम। एक कार्बन एटम है बेटा, वो 4 और कार्बन एटम के साथ अटैच होगा, ठीक है। 4, फिर ये वाला, ये ऐसे 1 2 3 4, ये 4 साइडों से, जैसे यहाँ पे कार्बन है 1 2 3 4, ये कार्बन है 1 2 3 4, है ना, ऐसे करके ये कार्बन है 1 2 3 4। हर एक कार्बन क्या है, 4 कार्बन से अटैच होगा, ठीक है। इट इज़ हार्डेस्ट नेचर सब्सटेंस, क्योंकि इसके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स ने पेयरिंग कर रखी है, दूसरे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये क्या है, हार्डेस्ट है। बहुत ज़्यादा बेटा हार्ड होता है। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन नेचर। और क्या है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है। हीट का ये गुड कंडक्टर माना जाता है, बट ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है बेटा। डायमंड से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं होती, इसलिए ये क्या है, बैड कंडक्टर है। हीट का ये गुड कंडक्टर है और इलेक्ट्रिसिटी का ये बैड कंडक्टर है। आइए अब हम पढ़ते हैं ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट क्या होती है, ग्रेफाइट में बेटा इस इलेक्ट्रॉन्स तो इसके 4 ही रहते हैं, बट इसमें क्या है, ये 3 अदर एटम्स के साथ बॉन्ड बना रहा है। ये देखो, एक कार्बन 1, ये देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन 1 2 3, ये 1 इलेक्ट्रॉन 1 2 3। ये क्या है, इसका एक इलेक्ट्रॉन 3 के साथ बॉन्डिंग बना रहा है, तो मतलब कि ये स्टेबल नहीं है ना। इसमें इसमें बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि इसके 3 बॉन्ड तो बन रहे हैं लेकिन 4 पूरे नहीं है। तो इसमें क्या हुआ, जो 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कैन मूव, वो मूव कर सकता है, इसीलिए ग्रेफाइट क्या है, एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए ग्रेफाइट क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड क्या था, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था, क्योंकि उसमें के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 थे और 4 के 4 ही जो थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन बना रखे, बॉन्डिंग कर रखी थी, है ना, दूसरे कार्बन एटम्स के साथ। लेकिन यहाँ पे क्या है, 4th इलेक्ट्रॉन फ्री है, वो क्या मूव कर सकता है, इसलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ग्रेफाइट क्या है, स्मूथ और स्लिपरी रहता है, इतना हार्ड नहीं रहता। डायमंड क्या है, हार्ड रहता है, लेकिन ग्रेफाइट क्या है, स्मूथ रहता है। ग्रेफाइट और सॉफ्ट भी रहता है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लोरीन्स क्या होते हैं बेटा, ये भी कार्बन के से बने रहते हैं। इसमें 60 कार्बन एटम्स होते हैं बेटा। कार्बन एटम्स जो फ्लोरीन के रहते हैं ऐसे अरेंज रहते हैं। इसमें 12 पेंटागन्स हैं। पेंटागन्स मीन्स 5 साइड्स, ठीक है। हेक्सागन्स मीन्स 6 साइड्स ऑफ द स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो, ये देखो, ये पेंटागन है, 5 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5। और यहाँ पे ये देखो हेक्सागन है, 1 2 3 4 5 6। हेक्सागन भी है और पेंटागन भी है। पेंटागन कितने हैं, 12 है। हेक्सागन कितने हैं, 20 है। और शेप इसकी कैसे है, सोकर बॉल जैसी। मोलिक्यूल हैज़ वीक इंटरमोलिकुलर फेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द विच टेक लिटिल एनर्जी ऑफ ओवरकम। बेटा इसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स रहती है वो क्या है, काफ़ी वीक रहती है, जिसके कारण की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होएगी, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स भी कम होएगी, जिससे बहुत ही लिटिल एनर्जी लगती है टू ओवरकम। आई होप आपको ये एलोट्रोपी ऑफ कार्बन भी समझ में आ गया होगा, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन भी समझ में आया होगा, और इसकी वैलेंसी कितनी है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये सारे टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई बेटा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।
यहाँ पे बेटा इसकी एक्सरसाइज में एनसीईआरटी की बुक में ये क्वेश्चन भी दे रखे थे, ये भी मैं आपको साथ में सॉल्व करवा देती हूँ। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज़ अ फॉर्मूला CO2। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है। इसमें कार्बन कितने हैं, 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करेंगे बेटा, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना रहता है, 6 रहता है ना। तो उसके सॉरी हाँ, ये रहा उसकी कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4 है। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी रहती है बेटा, 6 रहती है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये कैसे बॉन्ड बनाएंगी, ये देखो, ऑक्सीजन के 6, कार्बन के 4, क्या करा, ये जो ऑक्सीजन थे इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसके पास 4 हैं। इसने क्या करा, इस कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लिए। इसका आउटर मोस्ट शेल पूरा हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें पूरे हो गए। इसको कितने चाहिए, इसके पास कितने हैं, 4 हैं। एक 1 पेयर इसने इसको दिया और 1 पेयर इसने इससे ले लिया, शेयर कर लिया। ये इस साइड पे इन्होंने शेयर कर लिया, कार्बन ने भी शेयर कर लिया, ऑक्सीजन ने भी शेयर कर लिया। अब इस साइड पे हम एक और कार्बन लगा देंगे। कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 6 हैं। इसको कितने चाहिए, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या करा इसने, शेयर कर लिया इससे, और इसने भी इससे शेयर कर लिया। ये स्ट्रक्चर थोड़ी गड़बड़ सी बन गई है, यहाँ पे मैं आपको इसी पिक्चर में से समझा दे रही हूँ। ये देखो, यहाँ पे शेयर करा, इस कार्बन ने इससे शेयर करा, तो इधर पे 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, इसने भी 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। जब ऑक्सीजन ने और कार्बन ने जो शेयर करे हैं, उसके बाद इसकी स्ट्रक्चर बन गई है ऐसी, डबल बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर विच इज मेड अप ऑफ 8 एटम्स ऑफ सल्फर। बेटा 8 एटम्स ऑफ सल्फर से कैसी स्ट्रक्चर बनती है, ये आपको यहाँ पे भी मैंने आपको समझा दिया कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनती है। ये यहाँ पे आप देख के समझ सकते हो और बना सकते हो। आई होप आप इसे अच्छे से बना लेंगे। आपको इतने टॉपिक क्लियर हो गए होंगे बेटा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई टॉपिक समझ में ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। बेटा वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन की जो वर्सेटाइल नेचर है ये क्या है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वर्सेटाइल क्या होता है। द वर्ड वर्सेटाइल नेचर मीन्स द एलिमेंट और एन एटम विच हैज़ अ प्रॉपर्टी टू रिएक्ट विद डिफरेंट केमिकल्स एंड हैज़ ए कैपेबिलिटी टू फॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। वर्सेटाइल नेचर का मतलब कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम जिसमें रिएक्ट करने की प्रॉपर्टी हो किसी भी केमिकल के साथ, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स के साथ रिएक्ट करने की प्रॉपर्टी हो, उसमें वो गुण मौजूद हो कि वो हर केमिकल के साथ रिएक्ट कर सके और वेरियस टाइप कंपाउंड बना सके, अलग अलग तरह के कंपाउंड बना सके, अलग अलग एलिमेंट्स के साथ, अलग अलग एटम के साथ मिलके नया कंपाउंड बनाए। उसका क्या मतलब है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कंपाउंड, versatile nature of element. Due to the presence of versatile nature, the element exist in various forms. वर्सेटाइल नेचर के प्रेजेंस के कारण जो भी एलिमेंट रहता है जिसकी वर्सेटाइल नेचर हो वो हर एक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, वेरियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे कि कार्बन, कार्बन की नेचर क्या है, वर्सेटाइल नेचर है। Nature of the covalent bond enable carbon to form a large number of compounds. जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा कि कार्बन की कोवलेंट बॉन्डिंग की में कैपेबल रहता है, इसीलिए इसकी नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि जो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सके, उनके साथ बॉन्डिंग बना सके, उसको क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। जो इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाता है उस बॉन्ड को क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। नेचर ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड क्या करता है, कार्बन को इस लायक बना देती है कि वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना सकते हैं किसी के साथ भी मिलके, है ना। इसकी वैलेंसी कितनी रहती है, 4 रहती है। ये बॉन्ड कितने बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर कर सकता है। कार्बन इज वर्सेटाइल बिकॉज इट फॉर्म्स सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड भी बन सकता है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड बन सकता है और कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है।
ये चेन भी हो सकती है, ब्रांच चेन भी हो सकती है और रिंग भी हो सकती है व्हेन कनेक्टेड टू अदर कार्बन एटम। कार्बन कार्बन में जब सिंगल ऐसे चेन में कार्बन कार्बन जुड़ेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, तो वो क्या होगी, स्ट्रेट चेन। और अगर कार्बन ऐसे करके बॉन्ड बना ले ऐसे, और ये स्ट्रेट चेन में ना जाके ब्रांच्ड बना ले, यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाए, ऊपर भी हाइड्रोजन, नीचे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ये क्या है, ब्रांच चेन है। और ये रिंग में भी फॉर्म हो सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। ये देखें, ये स्ट्रेट चेन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये यहाँ पे क्या बन रहे हैं, सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन मिलके। ये सिंगल चेन में बेटा कनेक्टेड है, इसीलिए ये क्या है, स्ट्रेट चेन है, ठीक है। और ब्रांच चेन का मतलब कि जो सिंगल चेन में ना होके ब्रांच, जैसे कार्बन और कार्बन की ब्रांच निकल जाए ऐसे करके, है ना, ये क्या है, ब्रांच्ड चेन हो जाएगी। यहाँ पे देखो 4 कार्बन सिंगल लाइन में है और एक इसकी ब्रांच बनी हुई है यहाँ नीचे, ये इसकी ब्रांच है, ठीक है। ये क्या होगी, ब्रांच चेन। क्लोज्ड चेन और रिंग कैसे होती है, ये देखो 3 कार्बन ने मिलके एक रिंग फॉर्म की है, यहाँ पे रिंग बन रही है ना ऐसे करके, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, 4 बॉन्ड ने आपस में कनेक्ट कर लिया, ये क्या बन गई, ये भी रिंग में बन गई। और इसके अलावा ये देखो साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पे 6 कार्बन कनेक्टेड हैं, 6 कार्बन हो तो मतलब क्या होता है, हेक्सेन, और ये साइकिल में इसलिए ये साइक्लोहेक्सेन है। ऐसे करके बॉन्ड बना है, ऐसे कार्बन कार्बन और कार्बन, ठीक है, ऐसे बन जाए चेन में, क्लोज हो जाए, क्लोज्ड चेन बोलते हैं और उसको रिंग भी बोलते हैं। इसको हम बना के भी देख सकते हैं। ये देखो कार्बन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया एक चेन में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक मिनट थोड़ा दोबारा से, कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन। कार्बन की वैलेंसी कितनी है बेटा, 4 है, मतलब कि ये चारों तरफ से ये बॉन्ड बना सकता है। आप देखो ये 4 साइड से बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है ना, ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। हर एक कार्बन किससे, 4 एटम से कनेक्टेड है ना। ये इसकी वैलेंसी 4 है, हाइड्रोजन की 1 है, हाइड्रोजन ने अपना इसके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन, और कार्बन ने कार्बन के साथ कर लिया, तो इसकी वैलेंसी इस सेटिस्फाइड होगी। अभी हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन के बारे में। बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। जब कार्बन एटम किसी के साथ बॉन्ड बनाए, किसी दूसरे एटम के साथ, वो क्या है, कैटिनेशन। हाइड्रोजन के साथ जैसे बॉन्ड बना रहा है ना, कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बनाता है, कार्बन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके साथ भी बॉन्ड बनाता है। किसी दूसरे एटम के साथ जो बॉन्ड बनाए, कार्बन और कार्बन का तो बॉन्ड बनता ही है, लेकिन कार्बन के अलावा और किसी के साथ बॉन्ड बनाए, ये क्या है, कैटिनेशन। कार्बन एटम में भी लिंक्ड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, किसी के साथ भी लिंक, सिंगल बॉन्ड से लिंक बना सकता है ना, डबल बॉन्ड, सॉरी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। कार्बन एटम किसी के साथ भी लिंक हो सकता है विद द सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना के। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे कंपाउंड्स ऑफ कार्बन which are linked by only single bond between the carbon atom are called saturated compounds। जो कार्बन के कंपाउंड सिंगल बॉन्ड से, कार्बन और कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड हो तो उन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स। कार्बन और कार्बन जब सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स। Compounds of carbon having double or triple bond between their carbon atom
जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो उनको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड हैं और डबल और ट्रिपल वाले अनसैचुरेटेड हैं। ठीक है, कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल। कार्बन और कार्बन के बीच चाहे सिंगल बॉन्ड हो या डबल या ट्रिपल, ये क्या है, वेरी स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होते हैं। टेट्रावेलेंसी क्या होती है? टेट्रा का मतलब होता है 4, वैलेंसी का मतलब जिसकी वैलेंसी 4 है ना। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है। हैविंग ए वैलेंसी ऑफ 4, कार्बन एटम इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड अदर एटम्स। इसकी वैलेंसी 4 है बेटा, इसलिए ये कई एटम्स के साथ बॉन्डिंग बनाने में कैपेबल होता है। ये ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन के साथ भी, जैसे मैंने पीछे आपको भी बताया, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन के साथ इसका ट्रिपल बॉन्ड बनता है ना। क्लोरीन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। ठीक है, ये कईयों के साथ बॉन्ड बना सकता है। स्मॉलर साइज ऑफ कार्बन एटम इनेबल न्यूक्लियस, क्योंकि इसका साइज स्मॉल रहता है। जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन कैसी होती है बेटा, ये जैसे न्यूक्लियस है, ये देखो ये कार्बन की स्ट्रक्चर है ना। इसकी स्ट्रक्चर छोटी रहती है और इसके जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो इतनी दूर नहीं रहते, है ना। इसीलिए ये क्या है, कार्बन एटम इनेबल न्यूक्लियस, जो कार्बन का एटम रहता है वो न्यूक्लियस को इस लाइक बना देता है कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सके, स्ट्रॉन्गली होल्ड कर सके। क्योंकि वो पास रहते हैं इसलिए वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं, अगर दूर हो तो फिर वो इजीली लूज हो जाएंगे। ये न्यूक्लियस के पास रहते हैं, यहाँ पे जैसे न्यूक्लियस है ना, यहाँ जो एल शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसने किसी के साथ शेयर करे तो न्यूक्लियस के पास होने के कारण ये एटम स्ट्रॉन्ग रहता है, जिसके कारण कार्बन कंपाउंड आर स्टेबल इन जनरल, स्टेबल रहते हैं। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पे ये CO2 की स्ट्रक्चर है। CO2 में क्या है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है और कार्बन 1 है, ये सेंटर में है ना, CO2। तो इसका फॉर्मूला देखो, कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन के पास है, कार्बन की वैलेंसी है 4 और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 6। ठीक है, और इसने अपना ऑक्टेंट पूरा करना है, तो ये इसने क्या करा, कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। इस साइड वाली कार्बन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसने भी अपना ऑक्टेंट कंप्लीट करना है, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसने एक कार्बन से ले लिए। और कार्बन को भी अपना ऑक्टेंट पूरा करना है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इन्होंने इस ऑक्सीजन से 2 और इस ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए और क्या हो गया, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन गया कार्बन का। ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करे थे इसलिए डबल बॉन्ड है। आइए आगे बढ़ते हैं। आइसोमरिज्म क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज नोन एज आइसोमरिज्म। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो बट जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो अलग हो। जैसे देखो ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10, यहाँ पे क्या है, ये चेन स्ट्रक्चर में नज़र आ रहे हैं ना हमें, स्ट्रेट चेन में ऐसे कार्बन के साथ कार्बन चेन में जुड़ा हुआ है। लेकिन यहीं पे ये अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे देखो ये ब्रांच्ड चेन है, 3 कार्बन ऊपर है और यहाँ पे एक इसकी ब्रांच है ना। तो ये क्या हो गया, आइसोब्यूटेन। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला तो बेटा सेम है बट स्ट्रक्चर में ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग हो उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को आइसोमरिज्म। इसीलिए इसके साथ क्या लगा है, आइसोब्यूटेन। ठीक है, आई होप आपको पता लग गया होगा कि टेट्रावेलेंसी क्या है, कैटिनेशन क्या है और आइसोमेरिज्म क्या है। सैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं बेटा, अब हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड। हमने अभी पीछे पढ़ा था, जो कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा हो, सिंगल बॉन्ड से अटैच हो, तो उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला बेटा ये इनको अल्केन्स बोलते हैं। दीज कंपाउंड्स आर नॉट वेरी रिएक्टिव बिकॉज ये सिंगल बॉन्ड है इनके बीच में, इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते। और जो सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं बेटा उनको क्या बोलते हैं, अल्केन्स बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। जो सैचुरेटेड कंपाउंड
कार्बन और कार्बन के बीच में जो कंपाउंड बॉन्ड बन रहा है वो सिंगल है, तो वो कौन सा है? सैचुरेटेड कंपाउंड है, और उसको हम डिनोट करते हैं अल्केन्स के नाम से। ठीक है, ये अल्केन का फॉर्मूला है CnH2n+2। यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कितने कार्बन एटम कंपाउंड में है, उसी हिसाब से उसका स्ट्रक्चर का नाम रहता है। जैसे कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन है, एक एलिमेंट है, तो मीथेन, जैसे CH4, इसमें कार्बन कितने हैं? एक है। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है। इसका मोलिकुलर ये फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे? जैसे CN, N मतलब नंबर 1 2 3 4 कोई भी हो सकता है, और N की जगह पे हमने यहाँ पे 1 लगा लिया। H2 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया? 2 2 1 ज़ा 2, 2 और 2 4, कितना आ गया? CH4। मतलब कि एक कार्बन हो तो मीथेन है, 2 कार्बन, यहाँ पे देखो 2 कार्बन है। यहाँ पे आप फॉर्मूले में N की जगह पे आप 2 रख के पता कर सकते हो, है ना, बना सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आपको पता हो चल जाएगा कि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे, कितने कार्बन है ना। अगर 2 कार्बन हो तो इथेन है, 3 कार्बन प्रोपेन, 4 ब्यूटेन, 5 पेंटेन, 6 हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ऐसे करके इसके नाम है। ये देखिए यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर भी बता रखी है, दिखा रखी है मीथेन की स्ट्रक्चर बेटा। ये देखो कैसी होती है। इथेन में 2 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं? 6। देखो 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 इसके हाइड्रोजन है। कार्बन की वैलेंसी 4 है और इसने 4 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करे हैं, हाइड्रोजन की 1 है तो उन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करा है। प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं। यहाँ पे 1 2 3 3 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन कितने हैं? 8 हैं। ब्यूटेन 4 कार्बन, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन कितने हैं? 10। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर भी सारी समझ में आ गई होगी कैसे बननी है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के बारे में। बेटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड। जो कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से आपस में लिंक हो, कार्बन और कार्बन में डबल और ट्रिपल बॉन्ड बने, उनको क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, जो डबल बॉन्ड बनाते हैं कंपाउंड्स वो होते हैं अल्कीन्स, और जो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं वो क्या होते हैं? अल्काइंस। देखो यहाँ पे फर्क तो एक ही वर्ड का है, लेकिन एक वर्ड के कारण देखो पता कितना फ़र्क पड़ रहा है ना। अगर सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन है ना, डबल बॉन्ड है तो अल्कीन है, ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड अल्केन, डबल बॉन्ड अल्कीन, एक ही जगह क्या डल गया? ई, डबल बॉन्ड का अल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड का अल्काइंस। अल्काइंस। आपको फ़र्क समझ में आया? अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में क्या डिफरेंस है? बच्चे बहुत इन तीनों बातों में कंफ्यूज हो जाते हैं। अल्केन क्या है, अल्कीन क्या है और अल्काइन क्या है। बेटा जो सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच वो अल्केन है, डबल बॉन्ड है देन अल्कीन है, ट्रिपल बॉन्ड है और अल्काइंस है। ये देखो हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोकार्बन में कौन से वर्ड आ रहे हैं? हाइड्रोजन और कार्बन। जब बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बने वो क्या है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कितने तरह के हैं? अल्केन, अल्कीन और अल्काइंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्केन के बारे में। अल्केन्स क्या है? ऑल कार्बन कंपाउंड हैविंग कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। ये देखो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन सारे इन्हीं की बॉन्डिंग हो रखी है ना, कार्बन और हाइड्रोजन की, तो ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग सिंगल बॉन्ड, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड होते हैं और उनको क्या कहते हैं? अल्केन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिथेन, इथेन, जैसे हमने पढ़ा एक कार्बन है मिथेन है, 2 कार्बन है इथेन, 3 कार्बन प्रोपेन, 4 ब्यूटेन, ऐसे ये नाम हमने लर्न कर लेने हैं। ओके, जनरल फॉर्मूला फॉर अल्केन्स। अल्केन्स का फॉर्मूला भी हमने पीछे देखा था, फिर से देख लेते हैं। CnH2n+2। यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 4 है, तो हम ये 4 रख के देखते हैं फॉर्मूले में। C4H2 4+2 कितने आ जाएंगे? 2 4 ज़ा 8, 8 और 2 10। देखो फॉर्मूला ठीक बना ना, C4H10। C4H10 ही है ना ब्यूटेन का फॉर्मूला। ये देखो C4H10,
C कितने हैं 4 हैं, H कितने हैं 10 हैं, ये स्ट्रेट चेन में है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ पे भी स्ट्रक्चर दिखा रखी है, मीथेन CH4, ये स्ट्रक्चर है, ये मोलिकुलर फार्मूला है और ये स्ट्रक्चर फार्मूला है। बेटा इसको ध्यान से आप देख लेना और इसको एक बार प्रैक्टिस भी ज़रूर कर लेना। ये मीथेन में कितने कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, और इसका आप फॉर्मूला लर्न कर लोगे तो आपको आसानी रहेगी, क्योंकि आप फिर n की वैल्यू भर के सारा अपना फॉर्मूले को सॉल्व कर सकते हो। ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेक्सेन का फॉर्मूला C6H14, ये इसकी स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। ये सारे आप ध्यान से देख लेना। ओके, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो तो बेटा कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको आपके सारे डाउट क्लियर करूँगी कि इसमें कैसे स्ट्रक्चर बननी है। अल्कीन्स, आगे हम पढ़ेंगे अल्कीन्स के बारे में। अल्कीन्स क्या है बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कार्बन और कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड हो तो वो क्या होती है अल्कीन्स। सिंगल बॉन्ड हो तो क्या होते हैं अल्केन्स, डबल बॉन्ड हो तो क्या होते हैं अल्कीन्स। यहाँ पे देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग वन और मोर डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अल्कीन्स। जैसे इथीन, देखो नाम में भी फर्क पड़ गया बेटा, अल्केन से तो इथेन आ रही थी, है ना, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब क्या, अब यहाँ पे एक ही जगह पे ई लग गया, इथीन, इथीन, एक ही जगह क्या लग गया ईन। यहाँ पे भी देखो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी लगेगा और यहाँ पे भी। ठीक है, इनके नाम में ये चीज़ जरूर ध्यान रखनी है, जब भी डबल बॉन्ड का कंपाउंड हो तो वो अल्कीन्स है। अल्कीन्स आपने कार्बन के से आपने काउंट कर लेना कितने कार्बन है, उसी हिसाब से आपने हाइड्रोकार्बन का नाम बता देना है कि कितने कार्बन है। वे इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, क्या है, कार्बन पे डिपेंड करता है। आपने कार्बन को काउंट कर लेना कि कितने कार्बन है, उस हिसाब से उसका नाम देना है। ये भी अभी हम बेटा आगे सीखेंगे कि किसी भी कंपाउंड की नेमिंग कैसे करनी है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। एल्कीन्स का बेटा क्या फार्मूला है, CnH2n, CnH2n। अभी हम n की वैल्यू 2 भर के देखेंगे 3, चलो 2 लेके देखते हैं। C2H2, n की वैल्यू 2, C2H2 4, कितना आ गया C2H4। यहाँ पे इथेन कितना है C2H4 ही है। C कितने हैं 2 है, और C के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है बेटा, डबल बॉन्ड। ये देखो C और C के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, तो बाकी C कितने बॉन्ड बना सकता है, इन्होंने आपस में ही 2 बॉन्ड बना दिए ना, इसीलिए यहाँ पे ऐसे हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन लगेंगे। यहाँ पे ना स्ट्रक्चर गलत बना रखी है, ये गलत है, यहाँ पे सिर्फ 2 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि 2 तो इन्होंने कार्बन के साथ ही बना लिए ना, तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे बस, 3 नहीं लगेंगे। यहाँ पे इन्होंने रॉन्ग बना रखा है। ठीक है, ये बना, ये इस हाइड्रोजन के साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। ठीक है, और 2 बॉन्ड देखो 1 2 3 4 बॉन्ड कार्बन के कंप्लीट हो गई। प्रोपेन में, प्रोपेन का ठीक बना रखी है बेटा स्ट्रक्चर। प्रोपेन में भी देखो कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड से बना है, यहाँ पे 2 बॉन्ड हो गए इसके, और 1 2 3 4 है ना, 4 इसके कंप्लीट हो गए। और इस कार्बन के भी 2 इधर है, 1 और 1 2 3 4, और इसके 4 वैलेंसी 1 2 3 4। ठीक है, डबल बॉन्ड के कारण एक शेयरिंग, ये एक एटम के साथ शेयरिंग कम करेंगे, क्योंकि इन्होंने कार्बन और कार्बन के बीच में ही डबल बॉन्ड बना दिया है। ठीक है, अब ये 2 एटम्स के साथ ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं, 2 साइड से ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अल्काइंस, अल्काइंस क्या है बेटा, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में भी हो सकता है और अदर एलिमेंट्स के साथ भी, अदर एटम्स के साथ भी बना सकता है कार्बन, तो उनको क्या कहते हैं अल्काइंस। ठीक है, जैसे इथाइन, प्रोपाइन, बेटा देखो जैसे फर्स्ट में हमने अल्केन्स में क्या नाम था, इथेन था, अल्कीन्स में क्या था, इथीन था, अब अल्काइन में क्या है, इथाइन, है ना। लास्ट में देखो वर्ड चेंज हो रहा है, ए उसके बाद ई फिर वाई। जब अल्केन्स है, अल्केन्स में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, इथीन में क्या है, डबल बॉन्ड है, इथाइन में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है,
अल्काइंस जिनमें ट्रिपल बॉन्ड बनता हो। और इसका केमिकल बेटा ये इसका अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? CnH2n-1। इसमें क्या करना है, C की वैल्यू 2H2 2-1, 2 2 ज़ा 4। बेटा यहाँ पे 1 नहीं है, 2 है फॉर्मूले में, यहाँ पे 2 लगेगा। यहाँ पे भी मिस्टेक है, टाइपिंग में मिस्टेक, यहाँ पे 2 लगेगा। ठीक है, ये इसका जनरल फॉर्मूला दे रखा है CnH2n-2, जहाँ पे हम n की वैल्यू कोई भी लगा सकते हैं। जैसे कि हम ले लें n की वैल्यू 2, C2H2n की जगह 2-2 कितना आ जाएगा? C2H4-2। H की वैल्यू कितनी आ गई? C2H2। ठीक है, ये ऐसे फॉर्मूले में हम वैल्यू लिख के बता सकते हैं कि एल्काइंस की कितने, सॉरी एक मिनट। इसी तरह प्रोपाइन का भी हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, है ना। ये इसका क्या है? मोलिकुलर फार्मूला और ये स्ट्रक्चर फार्मूला। ठीक है, मोलिकुलर फार्मूला और ये है स्ट्रक्चर फार्मूला। यहाँ पे देखो ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन ने कार्बन के साथ क्या बनाया? ट्रिपल बॉन्ड बना लिया। इथाइन में कितने बने? इसने 3 बॉन्ड बना लिए। कार्बन की वैलेंसी कितनी है बेटा? 4 है। कार्बन की वैलेंसी 4 है, 3 बॉन्ड तो इसने कार्बन के साथ ही बना लिया। अब एक ही बॉन्ड किसी भी एटम के साथ बना सकता है और हाइड्रोजन के साथ है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग गया और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। कितने हो गए इसके? 4 पूरे होगी ना, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी है। इसने 4 बॉन्ड बना लिए अपने। हाइड्रोजन का एक ही था, हाइड्रोजन ने भी शेयर कर लिया। इसी तरह से प्रोपाइन में कितने कार्बन चाहिए? 3 कार्बन। कार्बन ने कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाया। एक इधर भी 3 है, इधर भी इस कार्बन के भी 3 है, तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लगेगा। और इस कार्बन के साथ देखो सिंगल बॉन्ड बन रहा है ना, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे? 3 हाइड्रोजन। ठीक है, आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रही होगी बेटा। अगर नहीं समझ में आएगी तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ बेटा आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आज हमने जो भी पढ़ा वो सभी टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के बीच में क्या डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। होमोलोगस सीरीज, होमो का मतलब बेटा सेम, देखो होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन विच सेम फंक्शनल ग्रुप सब्सटीट्यूट द हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड अ होमोलोगस सीरीज। जिसमें हाइड्रोजन एटम तो है, कार्बन कंपाउंड जैसे कार्बन की चेन है उसमें हाइड्रोजन लगा हुआ है। ठीक है, ये क्या बनती जा रही है? होमोलोगस सीरीज। ये बेटा ये देखो, जैसे CH4 C2H6 C3H8 C4H10, ये क्या है? एक होमोलोगस सीरीज है। अगर कार्बन का नंबर 1 होगा, देखो अगर एक कार्बन का नंबर है तो क्या नाम लगेगा? मीथेन। इसको ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन जैसे जैसे होंगे वैसे वैसे इसके नाम होंगे। 1 कार्बन के लिए मीथेन, 2 कार्बन के लिए इथेन, 3 के लिए प्रोपेन, 4 के लिए बुटेन, बुट, ऐसे करके नाम है। ठीक है, अल्केन है इसलिए यहाँ पे ANE लगा है। ठीक है, ये वाला ANE लगा है। होमोलोगस सीरीज में क्या होता है? एक ही सीरीज बन रही है। यहाँ पे देखो ये अल्केन्स की हैं और इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की जो नंबर है वो बढ़ रहे हैं। ये एक सीरीज में आ रहा है, CH4 C2H6 C3H8 C4H10, ये क्या है? एक होमोलोगस सीरीज है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है। इन जो होमोलोगस सीरीज के बेटा कंपाउंड्स होते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है ड्यू टू एडिशन ऑफ सेम काइंड ऑफ फंक्शनल ग्रुप थ्रू आउट द चेन। पूरी चेन में देखो यहाँ पे क्या कार्बन भी बढ़ रहा है, हाइड्रोजन भी बढ़ रहा है ना, ये होमोलोगस सीरीज है। कोई भी चेन अगर इसके अलावा कोई फंक्शनल ग्रुप भी लगाओ तब भी कार्बन और हाइड्रोजन के जो नंबर रहते हैं जैसे जैसे बढ़ेंगे एक सीरीज में, ये एक सीरीज में ज्वाइन हो रहे हैं, इसलिए इनको होमोलोगस सीरीज कहते हैं। और आप देखो इनमें डिफरेंस कितना है।
यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखी है अल्केन्स की, जैसे देखो मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड सोन इज अ होमोलोगस सीरीज। इनमें डिफरेंस क्या होता है बेटा, CH2 का डिफरेंस रहता है। कैसे रहता है आइए देखते हैं। ये देखो जैसे मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, है ना, CH कितने हाइड्रोजन आगे, 4 आगे। अब हम इथेन का फॉर्मूला लेंगे C2H6, C2H। अब यहाँ पे देखो कितने H और कितने C ज़्यादा हैं। यहाँ पे 4 है, C 1 है और H 4 है ना। और यहाँ पे C 2 है, H 6 है। ये अल्केन का जनरल फार्मूला आपको याद है, हमने पिछली वीडियो में देखा था, CnH2n+2, CnH2n+2। ये अल्केन्स का बेटा जनरल फार्मूला है, जिसमें जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन उससे डबल से 2 हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। C2 हाइड्रोजन कितने होंगे इसके डबल 4, और उसमें 2 प्लस कर दिए 6, ठीक है। यहाँ पे देखो CH2, ये CH2 का फ़र्क है, कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, एक कार्बन, है ना। और उसके बाद C 2 एक्स्ट्रा। इन दोनों में कितने का फ़र्क है, CH2 का। ये देखो CH4, C2H6, C3H8। ये क्या बेटा, मीथेन है। ये क्या है, इथेन है। ये क्या है, ब्यूटेन है, सॉरी, ठीक है। इनमें कितने का फ़र्क है, एक CH2। इनमें कितने का फ़र्क है, CH2, इतने का ही फ़र्क है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा कि होमोलोगस सीरीज में CH2 का डिफरेंस रहता है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार जैसे अल्केन्स रहते हैं, है ना, अल्केन्स में क्या हो रहा था, याद है आपको, अल्केन्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। ये इनमें सिंगल बॉन्ड बनता है, ठीक है। कार्बन और कार्बन के बीच में बेटा जो बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। जब सिंगल बॉन्ड होगा तो वो क्या होंगे, सैचुरेटेड कार्बन होंगे, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होंगे, और इनको क्या बोलते हैं, अल्केन। जैसे अल्केन्स रहते हैं, अल्केन की होमोलोगस सीरीज है, वैसे ही अल्कीन और अल्काइन की भी है। ये देखो C2H4, C3H6, C2H4, C3H6। अब देखो इनमें भी कितना फ़र्क है, एक C और 2 H का, ठीक है। CH2 का डिफरेंस है इनमें। C2H4, C3H6, C4H8। अल्कीन्स का बेटा जनरल फार्मूला याद है आपको, अल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। जितने कार्बन हैं जो हाइड्रोजन उसके डबल होंगे, ठीक है। जैसे कार्बन के 2 हैं तो हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। अब देखो अब इसमें भी कितने का फ़र्क है, एक C का और 2H का, CH2 का ही फ़र्क आ रहा है इनमें, है ना। ये भी क्या है, होमोलोगस सीरीज है। अल्कीन में बेटा देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। यहाँ देखो आप, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है। जब डबल बॉन्ड बनेगा तो क्या होगे, अल्कीन्स, है ना, अल्कीन। इसका जो ये पीछे का जो नेमिंग रहती है, इसका सुफिक्स लग जाता है बेटा, इसका सुफिक्स चेंज हो जाता है, ठीक है, इन। और जब ट्रिपल बॉन्ड हो, इनमें देखो ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन में जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या होगा, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ठीक है। मेथ, इथ, प्रोप, बुट, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब कार्बन के नंबर पे डिपेंड करता है। अगर कार्बन का 1 नंबर है देन का मिथेन, 2 है इथेन, 3 प्रोपेन, 4 ब्यूटेन, 5 पेंटेन, ऐसे करके हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था। और जब इनके कार्बन के नंबर हमें पता चल जाएंगे और इनमें कार्बन और कार्बन में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, उस हिसाब से हम उसकी नेमिंग कर देंगे। अगर सिंगल बॉन्ड है देन अल्केन है और ANE इसका सुफिक्स होगा।
और अगर डबल बॉन्ड है ENE इसका सुफिक्स होगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं बेटा। सीरीज लाइक जैसे अब ये देखो यहाँ पे भी मेथनॉल OH ग्रुप लग गया। अभी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, OH। अगर OH ग्रुप लगा हो तो कौन सा ग्रुप होता है, अल्कोहल। ठीक है, ये अल्कोहल का ग्रुप है। और अल्कोहल में जब देखो OH ग्रुप लगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कौन सा ग्रुप लग गया, OH का ग्रुप। और ये क्या बन गया, मिथेनॉल। ठीक है, एक कार्बन है इसलिए मिथेनॉल, दो कार्बन है तो इसलिए इथेनॉल। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो बेटा CH2 का डिफरेंस है ना, CH2 का ही डिफरेंस आ रहा है ना। तो ये क्या है, होमोलोगस सीरीज है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप अटैच टू दिस कंपाउंड्स इज अल्कोहल। जो अटैच है इसके साथ वो अल्कोहल का ग्रुप है, इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, सुफिक्स क्या लग गया, OL। ठीक है, OL सुफिक्स लग गया यहाँ पे। आइए आगे बढ़ते हैं। ये बेटा कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बात कर रखी है। ये फंक्शनल ग्रुप्स कौन से होते हैं, कार्बन कंपाउंड में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं। यहाँ पे जो भी जैसे कार्बन की स्ट्रक्चर यहाँ पे मानो 4 हाइड्रोजन लगे हैं। एक मिनट बेटा, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लग गए हैं। क्या होगा, ये एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई भी हेलोजन ग्रुप कौन से होते हैं, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो एंड फ्लोरीन। ठीक है, ये क्या है, हेलो ग्रुप है, हेलोजन इनको के बोलते हैं, हेलोजन ग्रुप। ये यहाँ पे क्या हो गया, अटैच हो गई। ठीक है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे क्लोरीन लग गया, तो ये कौन सा ग्रुप बन गया, हेलो अल्केन्स। ठीक है, क्योंकि ये अल्केन है ना, सिंगल बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जब क्लोरीन इसकी जगह पे ले लेगा तो ये क्या बन जाएगा, हेलो अल्केन्स। ठीक है, हेलो क्या है बेटा, यहाँ पे क्लोरीन की जगह अगर ब्रोमो लग जाएगा तो ब्रोमो, इनको नाम ऐसे क्लोरो, मिथेन, क्लोरो, इथेन, क्लोरो, ऐसे इसको एज अ, हम अभी अब बात करेंगे कि कहाँ पे सुफिक्स यूज़ होना, कहाँ पे प्रीफिक्स यूज़ होना है नेमिंग में। अल्कोहल ग्रुप के लिए बेटा OH लगता है, एल्डिहाइड के लिए COH, इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, COH ग्रुप। कीटोन जो होता है ना बेटा, ये सेंटर में लगता है, मतलब कि इसके इस साइड पे भी कार्बन होगी और इस साइड पे भी कार्बन होगी, और सेंटर वाले कार्बन के ऑक्सीजन का ग्रुप लगेगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लगेगी कीटोन के ग्रुप में। और कार्बोक्सिलिक एसिड को हम COOH से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंस देख लो आप, एल्डिहाइड COH होता है, इसमें एक O डबल बॉन्ड होता है और एक सिंगल बॉन्ड होता है। अल्कोहल का जो ग्रुप रहता है उसमें OH लगता है और कार्बोक्सिलिक एसिड में COH ग्रुप रहता है। ठीक है, ये कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं और उनके फॉर्मूले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। बॉन्डिंग ऑफ कार्बन विद अदर एलिमेंट्स। बेटा बॉन्डिंग कैसे बनती है, जैसे मैंने आपको लास्ट पेज पे बताया कि ये जो हाइड्रोजन है देखो कैसे रिप्लेस होगी, है ना, क्लोरीन के साथ। तो ये क्या बन गया, क्लोरोमीथेन। मैंने आपको नेमिंग बताई थी ना, क्लोरोमीथेन। अगर 2 कार्बन है तो क्लोरोइथेन, अगर क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लग जाए तो ब्रोमोमीथेन, अगर यहाँ पे फ्लोरीन लग जाए तो क्या होगा, फ्लोरोमीथेन। ठीक है, ये क्या है, हेलोजन ग्रुप है। जो भी हेलोजन ग्रुप इसके साथ अटैच होएगा उसी हिसाब से इसकी नेमिंग होगी। यहाँ पे वही प्रीफिक्स, ये जो भी हेलोजन ग्रुप रहते हैं, जो भी बेटा हेलोजन ग्रुप रहते हैं वो उनमें प्रीफिक्स यूज़ होता है। ठीक है, जैसे क्लोरो क्या है, यहाँ पे प्रीफिक्स के तौर पे यूज़ हो रहा है, मीथेन के आगे लगा है। ठीक है, कार्बन के जितने ग्रुप होंगे उस हिसाब से हम इसकी नेमिंग कर देंगे कि यहाँ पे 2 है तो फिर क्लोरोइथेन, 3 है तो क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इन एडिशन टू हाइड्रोजन कार्बन आल्सो बॉन्ड फॉर्म विद अदर एलिमेंट्स। ये बेटा इसके अलावा अदर एलिमेंट्स के साथ भी जो कार्बन रहता है बॉन्ड बना सकता है, जैसे हेलोजन ग्रुप ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ हमने पढ़ा था ना, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन के साथ ये ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, सल्फर और भी कई ऐसे ग्रुप रहते हैं जिनके साथ ये बॉन्ड बना सकता है। 1 और मोर हाइड्रोजन बॉन्डेड टू कार्बन कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी अदर एलिमेंट। यहाँ पे दिखा रखा है
और मैंने आपको समझा भी दिया है कि कैसे ये रिप्लेस कर देता है। एलिमेंट रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द कंपाउंड टर्म टू एज हेट्रो एटम। जो इस कंपाउंड इसमें से रिप्लेस होता है उसको क्या बोलते हैं, हेट्रो एटम्स। आगे हम बेटा पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ये हम इसकी नेमिंग कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम के नंबर को आइडेंटिफाई करना है। अगर एक कार्बन है तो बेटा क्या लिखेंगे, मिथ। 2 कार्बन है, इथ। 3 कार्बन है, प्रोपेन। 4 ब्यूटेन। ये ना इसके कार्बन के नाम से हम इसका नाम बता सकते हैं कि ये मेथ है, इथ है, प्रोप है, बुट है। और ये जो एन, इन, आइन, ओल, ये सारा क्या है, इसके डिपेंड करता है कौन सा ग्रुप किस इसके साथ अटैच है। यहाँ पे क्या है बेटा, CH4 है, ये किसका फॉर्मूला है, अल्केन का। ठीक है, ये सारा अल्केन का बता रखी है सीरीज, अल्केन की होमोलोगस सीरीज है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इफ द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज टू गिवन एज सुफिक्स द नेम ऑफ द कार्बन चेन। अगर किसी भी फंक्शनल ग्रुप का नाम दिया जाए तो उसमें सुफिक्स नाम कैसे देते हैं, डिलीटिंग द फाइनल ई। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले ले प्रोपेन, है ना। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में बता रखा, प्रोपेन का क्या हटा दिया, ई को हटा दिया, वहाँ पे क्या लग गया, ऑन। किस ग्रुप के लिए हमने ये यूज़ करा है सुफिक्स, कीटोन ग्रुप के लिए। कीटोन ग्रुप वुड बी नेम्ड इन द फॉलोइंग मैनर, प्रोपेनोन। ठीक है, अगर अल्कोहल ग्रुप लगा है, जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था कि जब अल्कोहल ग्रुप लग जाए बेटा, ई को हटा के क्या करना है, हमने इसमें ई को हटा दिया और क्या साथ में लग गया अल्कोहल का OL, क्या है इसका सुफिक्स है, प्रोपेनॉल बन गया। ठीक है, इसमें से कुछ ग्रुप है अभी हम डिस्कस करेंगे। ये देखो हेलो अल्केन के बारे में बेटा हमने बात कर लिया। हेलो अल्केन क्या है, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडीन, ये क्या सारे हेलो अल्केन्स हैं। इनमें से कोई भी हाइड्रोजन हटा के कोई भी यहाँ पे हेलो अल्केन लग जाएगा तो उसी के साथ नाम लेंगे। इसमें क्या लगता है, एज ए प्रीफिक्स यूज होता है, क्लोरो, ब्रोमो। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन अटैच है तो क्लोरोप्रोपेन, ब्रोमीन अटैच है तो ब्रोमोप्रोपेन। प्रोपेन क्यों यूज करा है बेटा, 3 कार्बन है, 3 कार्बन लगे हैं तो कौन सा क्या हम इसको नाम करते हैं कार्बन कंपाउंड को, प्रोप का। ठीक है, प्रोपेन, ये अल्केन ग्रुप है इसीलिए प्रोपेन इसको नेम दिया है। ठीक है, अल्कोहल ग्रुप में बेटा क्या हो रहा है, अल्कोहल, अल्कोहल में क्या सुफिक्स लगा है, ओल। ये देखो एक हाइड्रोजन को हटा के कौन सा ग्रुप लग गया, अल्कोहल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप रहता है बेटा, OH ग्रुप रहता है। ठीक है, OH ग्रुप क्या हुआ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटा के OH का ग्रुप लग गया और जो अल्कोहल का OL है एज ए सुफिक्स यूज हो रहा है। E को हटा के क्या लग गया है बेटा, OL, E को हटा के क्या लग गया है, OL। एल्डिहाइड का ग्रुप फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा, जैसे कार्बन है, कार्बन के साथ क्या है, एक डबल बॉन्ड O लगेगा और दूसरा एक हाइड्रोजन लगेगा। ठीक है, COH, अगर आपको याद हो तो लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप किसका है, एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का सुफिक्स क्या लगेगा, Al, कहाँ लग गया, E को हटा के Al लग गया, है ना। प्रोपेन, प्रोपेन बेटा इसलिए यहाँ पे 3 कार्बन है इसीलिए प्रोपेन यूज हो रहा है, प्रोप यूज हो रहा है वर्ड। अगर 2 कार्बन हो गए बुटेनेल, अगर 2 कार्बन होंगे तो इथेनेल, 4 कार्बन होंगे तो ब्यूटेनेल। ठीक है, ऐसे करके इसकी नेमिंग करनी है कि कार्बन के कितना कंपाउंड है। कार्बन कंपाउंड पे बेटा डिपेंड करता है कि हम इसकी नेमिंग में क्या यूज़ करेंगे, मेथ, एथ, प्रोप, बुट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। ठीक है, अब कीटोन, नेक्स्ट ग्रुप है कीटोन। कीटोन में बेटा क्या होता है, मैंने आपको समझाया था कि कार्बन इस साइड पे भी होना चाहिए और इस साइड पे भी होना चाहिए, दोनों साइड्स पे कार्बन मौजूद होना चाहिए तभी कीटोन का ग्रुप बनेगा, वरना नहीं बनेगा। और सेंटर में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड O, सेंटर वाली कार्बन पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, ये देखो इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन और सेंटर वाली पे डबल बॉन्ड O लगा हुआ है। तो ये कि इसमें सुफिक्स क्या लगेगा, ऑन। E को हटा के क्या लग गया बेटा, ऑन लग गया। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में सुफिक्स यूज होता है ओइक एसिड। ये किसके लिए यूज होता है बेटा, COH, आपको याद होगा COH। ठीक है, डबल बॉन्ड O।
एक लगेगा डबल बॉन्ड O और एक OH, ठीक है। ये बन रहा है, यहाँ पे COH ग्रुप लगा हुआ है, तो प्रोपेनोइक E को हटा के बेटा क्या लग गया, ओइक एसिड, है ना। अल्कीन्स में सुफिक्स क्या यूज होता है, ENE, आइंस में YNE, ठीक है। अल्कीन्स मतलब डबल बॉन्ड, अल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। आई होप आपको ये सारे फंक्शनल ग्रुप और इसकी नेमिंग कैसे करनी है समझ में आई होगी। अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, जिससे आपको इसकी स्ट्रक्चर बनानी अच्छे से समझ में आ जाएगी। हाउ मैनी स्ट्रक्चर आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटीन। बेटा पेंटीन के लिए कितनी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, पेंट एन वर्ड लगा है, इसका मतलब कि ये अल्केन का ग्रुप है, यानी कि सारे में सिंगल बॉन्ड लगेगा, ठीक है। पेंट का मतलब है 5 कार्बन, ठीक है। इसीलिए हमने स्ट्रक्चर बनाई तो कितने कार्बन लगाए, 1 2 3 4 5 कार्बन, ठीक है। पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C5H12, ठीक है। इसका जनरल फॉर्मूला ये होता है H2N+2, डबल से 2 ज़्यादा, ठीक है। CN यहाँ पे 5 है, डबल इसका 10 और 2 एक्स्ट्रा 2 ज़्यादा मतलब 12, ठीक है। C5H12 देखें हाइड्रोजन कितने हैं, 5 और 5 10 11 12, ठीक है। ये बन गया हमारी क्या है, उन्होंने पूछा है कितने स्ट्रक्चर बना सकते हैं। बेटा यहाँ पे हम 3 स्ट्रक्चर बना सकते हैं, एक तो स्ट्रेट चेन की, ठीक है, और एक ब्रांच्ड, ये यहाँ पे 4 लगे हैं कार्बन और एक नीचे कार्बन बना दिया। 5 कार्बन लगाने हैं, चाहे वो ब्रांच्ड में लगा दो, चेन में, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या है, इन्होंने क्लोज कर दिया है, ठीक है, क्लोज वाली स्ट्रक्चर। ये क्या है, नियोपेंटेन, इसको आइसोपेंटेन बोलते हैं। आइसोमेरिज्म में हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, आइसोमेरिज्म क्या होती है, जब ब्रांच चेन बने तो वो आइसोमेरिज्म होती है, ठीक है। ये क्या है, नियोपेंटेन है, ठीक है। आइए आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What are the true property of carbon which lead to the high number of carbon compounds? कार्बन में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके कारण कार्बन कंपाउंड के हज मतलब बहुत सारे कार्बन कंपाउंड हम अटैच कर सकते हैं, वो इसी अराउंड है अपने आले आसपास जितने भी कार्बन। यहाँ पे हमने देखा कि कार्बन एक सीरीज में कनेक्ट होती है ना, कि उन्होंने पूछा है कौन सी 2 प्रॉपर्टी है जिसके कारण कि कार्बन इतना कंपाउंड बना सकता है, एक लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स कार्बन कंपाउंड बना सकता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा कैटिनेशन, ये भी हम पढ़ चुके थे, एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कैटिनेशन क्या होता है, एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन, कार्बन के दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बनाने की इसकी कैटिनेशन होती है। कार्बन की टेट्रावेलेंसी, यहाँ पे टेट्रावेलेंसी का मतलब होता है बेटा वैलेंसी कितनी है, 4 है। टेट्रा मीन्स मतलब होता है 4, वैलेंसी मीन्स 4, वैलेंसी कार्बन की 4 है, यानी कि ये 4 और साइड से ये बॉन्ड बना सकता है। कार्बन और कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया और उसके अलावा भी ये और किसी के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। टेट्रावेलेंसी मतलब विद द वैलेंसी ऑफ 4 कार्बन इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कि ये प्रॉपर्टीज क्यों दे रखी हैं, ठीक है। हाउ विल बी द फॉर्मूला ऑफ एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। बेटा साइक्लो का क्या मतलब है कि साइकिल में होना चाहिए, पेंट मतलब 5, एन मतलब अल्केन का ग्रुप है, ठीक है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस करा था। यहाँ पे बेटा साइक्लो है, इसीलिए जब भी साइकिल में कोई भी चेन होती है तो उसके हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, ठीक है। अभी आप सोचोगे यहाँ पे तो C5H12 था, यहाँ पे C5H10 क्यों है, क्योंकि ये एक साइकिल में है, ठीक है, ये क्लोज्ड है, तो ये आपस में बॉन्ड बना, इन्होंने कार्बन ने आपस में बॉन्ड बना लिया एक, वरना वो एक इस साइड पे हाइड्रोजन होती है और एक इस साइड पे, ठीक है। इसीलिए ये साइकिल में, इसीलिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H10 है। ये देखो पहले कार्बन 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 कार्बन, ये कार्बन है, कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया। यहाँ पे हर कार्बन ने 2-2 बॉन्ड बना रखे हैं और कितने हाइड्रोजन इसके साथ लग सकते हैं, 2 हाइड्रोजन हर एक कार्बन के साथ अटैच हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक हाइड्रोजन 1 2 1 2 1 2। आई होप आपको स्ट्रक्चर समझ में आई होगी बेटा कैसी बनानी है, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है और ये इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। इलेक्ट्रॉन सी कार्बन की कितनी वैलेंसी रहती है, 4, और ये इसने बॉन्ड बना रखा है कार्बन ने कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन लग सकती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। सबसे पहले किसकी स्ट्रक्चर करनी है, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड बेटा ओइक ग्रुप लगा है, देखो इथेनोइक एसिड मतलब ओइक ग्रुप लगा। ओइक किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ना। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या क्या फंक्शनल ग्रुप था, याद है आपको? कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप क्या था, COOH, यानी कि एक साइड पे OH लगेगा और दूसरी साइड पे डबल बॉन्ड O लगेगा। ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। और ऐसे ही हमने अब स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देनी है। देखिए इथेनोइक यहाँ पे इथ ग्रुप लगा है बेटा, इसका मतलब कार्बन कितने लगेंगे, 2 लगेंगे, ठीक है। और हाइड्रोजन कितने लगेंगे, यहाँ देखो कार्बन ने कितने बॉन्ड बना सकता है, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। 1 2 3 और 2 कार्बन है इसलिए दूसरा कार्बन। और यहाँ पे क्या लग गया, OH और डबल बॉन्ड O। ये क्या बन गया, इथेनोइक एसिड, ठीक है, इथेनोइक एसिड। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ब्रोमोपेंटेन। बेटा यहाँ पे देखो ब्रोमो यूज हुआ है, ब्रोमो मीन्स कौन सा हेलोल्केन है, यहाँ पे ब्रोमीन यूज होगा, है ना। पेंटेन है, पेंट का मतलब 5 कार्बन है, तो हमने क्या करना है 5 कार्बन बना लेने हैं। इन चेन में 5 कार्बन अटैच कर लिए, ऐसे करके 5 कार्बन लिख लिए, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन हो गए। और इसकी यहाँ पे कौन सा ग्रुप लगना है, ब्रोमीन। कार्बन के साथ ब्रोमीन और बाकियों के साथ कितना हाइड्रोजन लग सकते हैं, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन। कितने यहाँ पे हाइड्रोजन बेटा रिप्लेस हुए हैं, 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ब्रोमीन का ग्रुप लग गया है और ये क्या बन गया, ब्रोमोपेंटेन, ठीक है। ये देखो इसका फॉर्मूला क्या है, C5H11Br, क्योंकि 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस करा है इसलिए 1 हाइड्रोजन को 11 हाइड्रोजन हो गए हैं और एक Br। नेक्स्ट है बुटेनॉन। ऑन का मतलब क्या है बेटा, ऑन का मतलब क्या है, यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है, कीटोन का। कीटोन में क्या होता है, कीटोन में क्या होता है बेटा, कीटोन में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इस साइड पे भी कार्बन, इस साइड पे भी कार्बन और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो। यहाँ पे बुट वर्ड यूज हो रखा है, बुट मतलब कि 4 ऑक्सीजन है, ठीक है, 4 ऑक्सीजन लगे हैं, बाकियों के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड बना दो आप, जितनी ये वैलेंसी है उसकी उस हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्मूला लिख देना है कि कितना फॉर्मूला है, C2H5COCH3। बेटा जब भी ये जो कीटोन का ग्रुप है हमने इसको सेंटर में ही मेंशन करना है। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 C2 और ये H कितने हैं, 5 है, C2H5, उसके बाद क्या है CO, उसके बाद क्या है CH3, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। आगे क्या है, हेक्सेनल। अल का मतलब बेटा यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा है। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है, COH, यानी कि सिंगल बॉन्ड H और डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पे देखो COH ग्रुप लगा हुआ है। हेक्सेनॉल का फॉर्मूला क्या है, C5H11CHO, ठीक है। यहाँ पे भी कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं और उनकी जगह पे डबल बॉन्ड O लग गया है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे उन्होंने पूछ रखा है बेटा, आर स्ट्रक्चर आइसोमर पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमोपेंटेन के लिए सारी स्ट्रक्चर आइसोमर पॉसिबल है। ये देखो बेटा, पहले ब्रोमीन यहाँ लगाती, यहाँ पे लगाई तो यहाँ से नेमिंग शुरू कर दी। जब भी कोई भी हेलोजन ग्रुप है, जो कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा है, उस साइड से अगर हम नेमिंग करने, उसी साइड से हम नेमिंग करनी शुरू करेंगे कि मिनिमम नंबर आए उस फंक्शनल ग्रुप का। मिनिमम मतलब जैसे यहाँ पे ब्रोमीन है, हम काउंटिंग शुरू करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है, 5। यहाँ पे ब्रोमीन कहाँ पे आ रहा है, 1 नंबर पे आ रहा है। उसके अलावा अगर इस इधर से शुरू करते तो यहाँ पे 5 नंबर आता बेटा। यहाँ जब भी हम इसकी नेमिंग करते हैं तो मिनिमम नंबर लेना रहता है, कम से कम नंबर पे फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, 1 ब्रोमोपेंटेन। फिर हमने दूसरे नंबर पे ले लिया, दूसरी कार्बन के साथ ब्रोमीन लिया, ठीक है। यहाँ पे नाम क्या दे दिया, 2 ब्रोमोपेंटेन। बेटा मिनिमम नंबर लेना है, इसलिए
2 ब्रोमोपेंटीन, ठीक है। यहाँ पे 3 ब्रोमोपेंटीन, अगर 4 ले लेंगे तो बेटा 4 तो दूर चला जाएगा, है ना, 4 तो आएगा नहीं, क्योंकि अब फिर हम इस साइड से नेमिंग कर सकते हैं, इस साइड से सेकंड ग्रुप आ जाएगा और इस साइड से कितना ग्रुप आएगा, 4th ग्रुप आएगा। इसीलिए इसके ये 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, ठीक है। 1 ब्रोमोपेंटीन, 2 ब्रोमोपेंटीन एंड 3 ब्रोमोपेंटीन। इसका क्या, कोई भी फंक्शनल ग्रुप बेटा लगाओ उसको मिनिमम नंबर देना, मिनिमम मतलब उधर से ही काउंटिंग शुरू करनी है कि जहाँ पे वो उसकी कम से कम नंबर आ सके। जैसे 1, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के साथ लगा है इसलिए 1 लिखा है, यहाँ पे सेकंड कार्बन के साथ लगा है इसलिए 2 ब्रोमो लिखा है, और यहाँ पे 3 कार्बन, और 4 और 5 पे तो बेटा पॉसिबल नहीं है क्योंकि फिर इसकी नंबर ज़्यादा आ जाएगा, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इनका नाम आप कैसे दोगे। ये देखो यहाँ पे तो ब्रोमीन लगा है, तो कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो इसका नाम हम बेटा क्या दे सकते हैं, 2 कार्बन है इसलिए एथ, और बी मतलब ब्रोमो, ब्रोमो कहाँ लगेगा, ये प्रीफिक्स के तौर पे यूज होएगा, इसके लिए इसका नाम क्या है, ब्रोमो इथेन, ठीक है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप बेटा क्या लगा हुआ है, COH। COH किसका ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का हम Al यूज करते हैं, कार्बन कितने हैं, 1, इसलिए इसका नाम क्या है, मिथेनॉल। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन मतलब हेक्स, 6 कार्बन मतलब हेक्स। बेटा यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये हेक्साइन है ना, ये अल्काइन है, तो इसलिए यहाँ पे ई को हटा के क्या लग जाएगा, YNE, एक्साइन, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन के आंसर सारे क्लियर हो गए होंगे और समझ में आ गए होंगे। जितना आई होप आप आज मैंने जितने भी टॉपिक कराए आपको सारे समझ में आए होंगे, और जो स्ट्रक्चर समझाई स्ट्रक्चर भी आपको बनानी आ गई होगी कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनानी है, मोलिकुलर फार्मूला कैसे हमें याद रह सकता है। अगर आपको बेटा कोई भी टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी। आइए चलिए शुरू करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड। बेटा सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी है कंबंशन। कंबंशन क्या होता है, जैसे कि हमने क्लास 6-7 में पढ़ा है कि कंबंशन और फ्लेम का चैप्टर पढ़ा था। कंबंशन क्या होता है, किसी भी चीज़ का जलना, है ना। किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई भी चीज़ बर्न करेगी, उस वो है कंबंशन। कार्बन एंड ऑल इट्स एलोट्रोप्स। कार्बन और उसके जो भी एलोट्रोप्स है, जो कार्बन के कंपाउंड से बने हुए हैं, बर्न इन द ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन में बर्न होते हैं तो वो क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। बेटा जब भी कंबंशन होती है तो क्या रिलीज होता है, हीट और लाइट रिलीज होती है। और कार्बन और इसके एलोट्रोप्स जब रिएक्ट करेंगे देन कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज होगी। जैसे कार्बन है, यहाँ पे देखो सबसे पहले कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे, क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जब मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। उसके बाद CH3 CH2OH। इथेनॉल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। ये सारे क्या हैं, इसके जब भी उन्होंने इसमें ये बताया है कि ये भी कार्बन का कंपाउंड है बेटा, ये भी कार्बन का कंपाउंड है और ये भी कार्बन का कंपाउंड है ना। कार्बन का कोई भी कंपाउंड जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, जब भी ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। जब अकेली कार्बन थी तो कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट रिलीज हुई। जब मीथेन देन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। जब इथेनॉल देन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। बेटा जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहते हैं वो क्या करते हैं, क्लीन फ्लेम बनाते हैं। क्लीन फ्लेम मतलब जब भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न होंगे तो वो क्लीन फ्लेम देंगे, मतलब कि उनमें से जो भी फ्लेम्स निकलेंगे क्लीन होंगे, उनमें कोई भी धुआं नहीं होगा, कोई भी ब्लैकनेस नहीं होगी। जैसे कि जब भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आप जलाते हो क्लीन फ्लेम निकलती है, जबकि हम अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड को जब जलाते हैं तो येलो फ्लेम होती है। क्यों, विद लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक, क्योंकि उसमें से ब्लैक स्मोक भी रिलीज होता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, सूथी डिपॉजिट होता है। जब भी बर्तन को गैस पे रखो, कई बार तो कई बर्तन ऐसे साफ रहते हैं, जब क्लीन फ्लेम होगी तो बर्तन साफ रहेगा, और अगर येलो फ्लेम निकलेगी तो आप देखोगे वहाँ से ना सूथी डिपॉजिट हो जाएगा, ब्लैक ब्लैक कलर का वहाँ पे कुछ जम जाएगा, है ना। ब्लैक जो जमेगा वो क्या है, सूथी डिपॉजिट होती है।
Unsaturated hydrocarbon give yellow flame with lot of black smoke. Petroleum and coal have some amount of nitrogen and sulfur. जब भी पेट्रोलियम और कोल को इसीलिए जब आप जलाते हो, जब उसकी कंबंशन होती है तो क्या होता है, उसमें से नाइट्रोजन और सल्फर रिलीज होता है और एसिड रेन होती है। वो इन्वायरमेंट में एयर में जाता है ना, जब भी पेट्रोल वगैरह, पेट्रोल और कोल को यूज़ करते हैं, एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं, देन क्या होता है, हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। वो क्या करती हैं फिर इन्वायरमेंट में, जब बारिश होती है तो फिर वो एसिड रेन का रूप ले लेती है। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन। बेटा ऑक्सीडेशन में क्या होता है, कार्बन कंपाउंड्स कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड ऑन कंबंशन। इजीली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। वी हैव रिएक्शन इन द अल्कोहल आर कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। हमारे पास कई ऐसे, जैसे यहाँ पे रिएक्शन दिखा रखा है। यहाँ पे क्या है बेटा, CH3CH2OH। ये किसका केमिकल फॉर्मूला है, इसमें कितने कार्बन है, 2, यानी कि और कौन सा ग्रुप लगा है, अल्कोहल का। तो ये क्या होगी, इथेनॉल। जब भी इथेनॉल को रिएक्ट करेगा, इसमें क्या कैटलिस्ट के तौर में क्या डाला गया है, एल्केलाइन, पोटाशियम परमैंगनेट और एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट आर ऑक्सीडाइज्ड अल्कोहल। क्या कर रहे हैं, अल्कोहल को ऑक्सीडाइज्ड कर रहे हैं टू एसिड। क्या किस में ऑक्सीडाइज्ड हो गया बेटा, ये एसिड में। ठीक है। ऑक्सीजन इज स्टार्टिंग मटेरियल, दे आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीजन है वो क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसमें देखो इथेनॉल ने का रिएक्शन करवाया, इसमें एज ए कैटलिस्ट पोटाशियम परमैंगनेट और पोटाशियम डाइक्रोमेट जब डाला गया, इसको हीट दी गई, देन क्या बन गया, एसिड फॉर्म हो गया, है ना। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। एडिशन रिएक्शन। बेटा एडिशन रिएक्शन क्या होता है, एडिशन रिएक्शन में हाइड्रोजन इज एडेड। क्या ऐड कर रही जा रही है इसमें, हाइड्रोजन टू अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बेटा याद है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कार्बन और कार्बन में जब सिंगल बॉन्ड बनेगा तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनेंगे, है ना। इनके तीनों तरफ हाइड्रोजन लग जाएगी। और जब डबल बॉन्ड होगा कार्बन का, तो जो हाइड्रोजन और कार्बन में बॉन्ड बनेगा वो क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है। हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब कि जो डबल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन है, इन द प्रेजेंस ऑफ निकल की प्रेजेंस में, जिसको हमने कैटालिस्ट के तौर पे यूज करा है, प्लेटियम और प्लेडियम एज ए कैटालिस्ट टू गिव सैचुरेटेड कंपाउंड। ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड को जब हम किसी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, कैटालिस्ट में हम निकल, प्लेटिनम और प्लेडियम यूज कर सकते हैं। जब उसको हीट करेंगे देन क्या होगा, इसमें हाइड्रोकार्बन भी ऐड किया। ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, हाइड्रोजनेशन कहते हैं। हाइड्रोजन भी इसमें ऐड किया तो क्या हुआ, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आर की जगह पे कोई भी हेलोजन ग्रुप लग सकता है। हेलोजन ग्रुप को हटा के क्या हो गया, हाइड्रोजन लग गया। ठीक है। वेजिटेबल्स ऑयल्स हैव लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन वाइल एनिमल फैट हैव सैचुरेटेड कार्बन चेन। जो वेजिटेबल ऑयल रहते हैं वो अनसैचुरेटेड कार्बन चेन रहती है उनमें, और एनिमल फैट में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहती है। और फैटी एसिड जो कि हार्मफुल है हेल्थ के लिए, इसीलिए जिन ऑयल में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो, हमें कुकिंग के लिए वही यूज़ करने चाहिए। कौन से यूज़ करने चाहिए, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और वो किस में है, वेजिटेबल ऑयल में है। ओके। आइए आगे बढ़ते हैं। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन अटैच टू द कार्बन। हाइड्रोजन किससे अटैच है, कार्बन से। इसने क्या करा, रिप्लेस कर देना है विद अनदर एटम। ठीक है। जैसे ये देखो, ये मीथेन है, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगे प्लस Cl2, 2 Cl है। ये क्या होगा, ये Cl इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी और यहाँ पे खुद लग जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl, क्या बन गया, CH3, ये Cl इधर अटैच हो जाएगा Cl। ठीक है। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में क्या करा, सब्सटीट्यूशन हो गई है, हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लग गया, CH3Cl, और जो इधर का हाइड्रोजन था उसने क्लोरीन के साथ सब्सटीट्यूशन कर ली, क्लोरीन के साथ जुड़ गया। जो हाइड्रोजन क्लोराइड बना लिया, इसने मिथाइल क्लोराइड बना लिया। ठीक है। आई होप आपको ये तीनों के तीनों रिएक्शन समझ में आए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं।
अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन आंसर। व्हाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इथेनॉल जब इथेनोइक एसिड बनता है तो उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? ये तो बेटा अभी हमने पढ़ा है ना। इथेनॉल को जब इथेनोइक एसिड बनेगा तो क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे भी देखो पोटाशियम परमैंगनेट और पोटाशियम डाइक्रोमेट में भी कितनी ऑक्सीजन है ना। ये क्या हो गया? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, इसलिए इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न्ड फॉर वेल्डिंग। वेल्डिंग करने के लिए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन और इथाइन का यूज होता है। कैन यू टेल मी व्हाई मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज? क्यों इथाइन और एयर को यूज नहीं करते? बेटा जैसे हमने पढ़ा था ना कंबंशन का रिएक्शन, उसमें हमने पढ़ा कि जो येलो फ्लेम देता है ना, येलो फ्लेम के बारे में पढ़ा था। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो रहते हैं वो क्या है? येलो फ्लेम देते हैं और सूथी डिपॉजिट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि उसमें ना प्रॉपर उसकी ऑक्सीजन, उसको जलने के लिए पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो इसलिए वो येलो फ्लेम देते हैं। जब उसको पूरी ऑक्सीजन मिलेगी तो वो क्लीन फ्लेम देते हैं। इस क्वेश्चन में भी यही बात हुई है। व्हेन द इथाइन इज बर्न्ड इन एयर इट गिव ए सूथी फ्लेम। जब एयर के प्रेजेंस में इसको बर्न करेंगे, ये कौन सा कंपाउंड है बेटा? अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। जब अनसैचुरेटेड कंपाउंड को आप एयर की प्रेजेंस में करोगे तो ये सूथी फ्लेम देगा, मतलब कि ये ब्लैक फ्लेम देगा। इट इज़ ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबंशन, क्योंकि ये इनकम्प्लीट कंबंशन देता है बाय लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। कि हवा में जो ऑक्सीजन रहती है वो उसके लिए लिमिटेड रहती है, उसके लिए इनफ नहीं रहती जलने के लिए, इसलिए वो इनकम्प्लीट कंबंशन देता है। जब उसको ऑक्सीजन के साथ जलाया जाएगा, इथाइन इज बर्न्ड विद ऑक्सीजन, जब उसको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिलेगी देन वो क्लीन फ्लेम देगा विद द टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस। 3 डिग्री सेल्सियस का जब टेम्परेचर मिलेगा तो वो क्लीन फ्लेम देगी, कंप्लीट कंबंशन होगा। फिर वो येलो फ्लेम नहीं देंगे, ना ही सूती फ्लेम देंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को जलने के लिए प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होना बहुत ज़रूरी है। जब ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगी जिसकी आप कंबंशन कर रहे हो, देन क्या होगा कि वो येलो फ्लेम देंगे। दिस ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम इज यूज फॉर वेल्डिंग। और ये ऑक्सी एसिटाइलिन जो फ्लेम है ये वेल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये पॉसिबल नहीं है हाई टेम्परेचर विदाउट मिक्सिंग ऑक्सीजन, इसीलिए इसको हाई टेम्परेचर दिया जाता है। विदाउट हाई टेम्परेचर ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज द रीजन वाई मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड, इसीलिए इथाइन और एयर का मिक्सचर को यूज नहीं किया जाता। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बाकी के टॉपिक को डिस्कस कर ले, जिसमें आ रहा है सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड। बेटा और कौन कौन से कार्बन कंपाउंड है? इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। सबसे पहले हम इथेनॉल के बारे में पढ़ेंगे। इथेनॉल क्या है बेटा? ये एक अल्कोहलिक ग्रुप है ना। इथेन के साथ जब अल्कोहल ग्रुप रिएक्ट करेगा देन इथेनॉल बनेगी। ये क्या होता है? पानी में सोलुबल रहता है। इथेनॉल रूम टेम्परेचर पे बेटा लिक्विड फॉर्म में रहता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 156 केल्विन होता है और बॉइलिंग पॉइंट 351 केल्विन। कंजम्पशन ऑफ डिल्यूट इथेनॉल कॉज ड्रंकनेस। जब आप डिल्यूट मतलब जब इथेनॉल को हल्का कर दिया जाता है, उसकी अमाउंट मतलब कि पानी में जब उसको थोड़ी अमाउंट में इथेनॉल और ज़्यादा जब पानी ऐड किया जाए तो वो डिल्यूट होता है। ठीक है, वो क्या काम करता है? उन्होंने कहा है कंजम्पशन मीन जब आप इथेनॉल को डिल्यूट इथेनॉल को लेते हो तो वो ड्रंकनेस, जैसे ड्रिंक करने पे ड्रंकनेस हो जाता है ना इंसान, वैसे ही ये भी इफेक्ट करता है। प्योर इथेनॉल कैन बी लीथल। लीथल का मतलब बेटा होता है इथेनॉल का मतलब होता है सॉरी लिथल, इसमें जो ये वर्ड यहाँ पे, एक मिनट, प्योर इथेनॉल कैन बी लिथल। बेटा यहाँ पे लिथल है। लिथल का मतलब क्या होता है? एनीथिंग डेंजरस इनफ टू कॉज डेथ। इतनी ज़्यादा डेंजरस रहती है कि ये इसके कारण डेथ भी हो सकती है। अगर आप प्योर इथेनॉल को कंज्यूम करोगे देन इट कैन बी लिथल, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, इवन डेथ भी हो सकती है। उसके अलावा यूजेस ऑफ इथेनॉल हम पढ़ेंगे। यूजेस ऑफ इथेनॉल क्या है बेटा? इट इज़ यूज्ड इन द मेडिसिन में यूज़ होती है, जैसे कि टिंचर ऑफ आयोडीन और कफ सिरप में यूज़ होती है। यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ ट्रांसपेरेंट सोप एंड कॉस्मेटिक में यूज़ होता है। अल्कोहलिक बेवरेजेस मतलब कई तरह के अल्कोहल की प्रेपरेशन में यूज़ होता है। लेबोरेटरी एजेंट है, लैब में भी यूज़ होता है। रिएक्शन ऑफ इथेनॉल। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ इथेनॉल के बारे में। सबसे पहले रिएक्शन विद सोडियम। ये देखो, जब हम सोडियम को इथेनॉल से रिएक्ट करा रहे हैं तो बेटा क्या बन रहा है? सोडियम इथोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। जब भी इथेनॉल सोडियम से रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? सोडियम इथेनॉक्साइड। यहाँ पे हाइड्रोजन को
रिप्लेस कर दिया है सोडियम ने, ठीक है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया सोडियम ने, ठीक है, और क्या बन गया, सोडियम इथोक्साइड। आइए आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बेटा जब भी इथेनॉल को आप सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करोगे, हॉट इसको गर्म करोगे, तो ये क्या करेगा, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देगा, ठीक है। रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हीटिंग इथेनॉल एट 443 केल्विन विद एक्सेस मतलब ज़्यादा अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी कंसनट्रेटेड जब आप डालोगे तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी इथेनॉल की, किसमें, इथीन में। यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है ना, तो क्या है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अल्कीन्स हैं, 2 कार्बन है इसीलिए इसको इथीन कहा गया। आगे हम पढ़ेंगे जैसे यहाँ पे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या है बेटा, वाटर को रिमूव कर रहा है फ्रॉम द इथेनॉल। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड को हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे 5 to 8% जो एसिटिक एसिड है उसको अगर वाटर में डाला जाए तो वो इसको हम विनेगर कहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट बेटा 290 केल्विन है, बॉइलिंग पॉइंट 391 केल्विन है। सोर इन टेस्ट में सोर मतलब खट्टा रहता है, मिसिबल इन वाटर मतलब पानी में घुल जाता है। अब हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद द इथेनोइक एसिड, जो इथेनोइक एसिड के साथ कैसे रिएक्शन हो सकता है। सबसे पहली है एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। बेटा एस्ट्रिफिकेशन में क्या होता है, जो इथेनोइक एसिड है जब उसको आप इथेनॉल में ऐड करोगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, एस्टर। एस्टर क्या होता है, एस्टर इज अ स्वीट स्मेलिंग यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम। इसकी ना बहुत ही स्वीट स्मेलिंग होती है, ये परफ्यूम्स में मोस्टली यूज किया जाता है। उसके अलावा ईस्टर को जब आप ट्रीट करोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड में, देन ईस्टर इज कन्वर्टेड बैक टू अल्कोहल, वापस ये अल्कोहल बन जाएगा। एंड सोडियम सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो प्रोडक्ट है वापस इसी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। दिस रिएक्शन इज नोन एज, इसको सफोनिफिकेशन भी कहते हैं क्योंकि ये सोप की प्रेपरेशन में काम आता है। ये क्या बना था बेटा, ईस्टर, है ना। इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बन गया, इथेनॉल एंड सोडियम एसिड, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विद बेस, जब किसी बेस के साथ रिएक्ट करे, बेस हम क्या ले सकते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, है ना भी। इथाइल एसीटेट को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा, उसको हीट करा, तो क्या बन गया, सोडियम इथेनोट एंड इथेनॉल, ठीक है। रिएक्शन विद कार्बोनेट, बेटा ये सेम ही रिएक्शन है, ये वाला, ठीक है। रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब इथेनोइक एसिड को आप सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। चाहे आप सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ इसकी रिएक्शन करवाओगे, देन सोडियम इथेनॉट एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, एक सेम ही प्रोडक्ट है। आइए आगे बढ़ते हैं। बेटा अब हम पढ़ेंगे सोप और डिटर्जेंट के बारे में कि सोप कैसे वर्क करता है, सोप कैसे काम करेगा। डर्ट क्या है बेटा, ऑयली इन नेचर होती है, हेंस डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर। डर्ट इन क्या है, ऑयली इन नेचर, इसीलिए ये पानी में डिसॉल्व नहीं हो पाती। और इस डर्ट को रिमूव करने के लिए वो यूज सोप दैट कंटेन सोडियम एंड पोटाशियम। सोडियम में बेटा क्या होता है, सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट होता है। लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन मतलब कि बहुत लंबी, ज़्यादा बहुत लंबी चेन होती है, ठीक है। इन सोप द आयनिक एंड इज हाइड्रोफिलिक। बेटा जो आयनिक एंड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब है, जो पानी में घुल जाता है, हेंस डिसॉल्व इन वाटर। हाइड्रोफिलिक है मतलब कि पानी से प्यार करने वाला, इसलिए पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। एंड कंटेनिंग कार्बन चेन इज हाइड्रोफोबिक। और जो अनदर एंड रहता है सोप के ना, ऐसे 2 एंड रहते हैं ऐसे करके, ठीक है। एक होता है हाइड्रोफोबिक और एक होता है हाइड्रोफिलिक, ठीक है। हेंस डिसॉल्व इन ऑयल लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसलस। जो हाइड्रोफोबिक रहता है वो पानी में बेटा घुल नहीं सकता, इसीलिए क्या करता है, वो मिसलस बना देता है, जो कि डिसॉल्व द डर्ट इन वाटर, देयर बाय मेकिंग इट ईजियर टू क्लीन द क्लोथ्स, जिसके कारण कि कपड़े को आसानी से साफ करने में हेल्प करता है। दिस लीड टू द क्रिएशन और इमल्शन ऑफ वाटर।
पानी में आपने देखा होगा एक बहुत गंदा हैंग किया है ना, नहीं देखा तो आप करके देखना बेटा, बहुत जैसे डस्ट हो काफ़ी हो जाए, उस पर ऑयल लगाओ तो उस पर सोप रगड़ोगे ना तो ईजिली झाग नहीं होती, पहले स्कम्स आता है, स्कम फॉर्म होती है। अगर आप उसको अच्छे से रगड़ोगे, पानी में डुबोगे, तो वो पानी में क्या है, इमल्शन हो जाता है, इमल्शन ऑफ वाटर। जो मिसलेस बनती है वो क्या होती है, पानी में घुल जाती है। बट इन केस ऑफ हार्ड वाटर, बट जब हार्ड वाटर मतलब कि सुना है ना आपने खारे पानी के बारे में, हार्ड वाटर जिसमें कि कपड़े वगैरह आसानी से नहीं धुल सकती, ये क्या, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फॉर्म फोम। हार्ड वाटर में बेटा क्या होता है, कोई भी तरह का सोप हो वो झाग नहीं देता, फोम नहीं बनाता, ठीक है। उससे कपड़े धोने भी मुश्किल हो जाते हैं, नहाना भी मुश्किल हो जाता है जहाँ पे हार्ड वाटर रहता है। दिस फॉर्म्स कम विद द सॉल्ट ऑफ हार्ड वाटर, तो वो वहीं पे स्कम बना देता है। अनदर काइंड ऑफ क्लिनजिंग एजेंट यूज्ड इन नोन एज डिटर्जेंट। और जहाँ पे सॉप काम नहीं करता बेटा, वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, डिटर्जेंट यूज़ करते हैं। अगर सॉप से कोई कपड़ा साफ़ नहीं हो रहा तो आप क्या करोगे, उसको ऐसे ही थोड़ी ना रगड़ी जाओगे। सोप जब वहाँ पे काम ही नहीं करेगा, हार्ड वाटर में उसको क्लिनजिंग का काम ही नहीं करेगा, उसकी जगह पे क्या यूज़ करते हैं हम, डिटर्जेंट, क्योंकि डिटर्जेंट में ऐसी चीज़ें डाली जाती है जो कि हार्ड वर्क में भी काम आती हैं। सबसे पहले हम पढ़ लें कि एक्शन ऑफ सोप, सोप रिएक्ट कैसे करता है। ये देखो यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रक्चर अभी दिखाई थी, इसके ऐसी स्ट्रक्चर रहती है, एक सिरा हाइड्रोफोबिक रहता है और एक हाइड्रोफिलिक। ये क्या है, हाइड्रोफिलिक है, और ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है। यहाँ पे दिखा भी रखा है आपको, वन मॉलिक्यूल, ठीक है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। ये ऐसे, ये जो सेंटर में है बेटा, ये ऑयल ड्रॉपलेट है, ठीक है, ये ऑयल ड्रॉपलेट है। मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर एंड द हाइड्रोफोबिक अटैच इट्स हेल्प विद द डर्ट। और जो हाइड्रोफोबिक रहती है वो पानी में नहीं घुलेगी तो क्या होगा, वो डर्ट के साथ चिपक जाएगी। वाइल द आयनिक एंड इज सराउंडेड विद मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जो हाइड्रोफिलिक है वो क्या होगा, पानी में डिजोल्व होगा। दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ रेडियल स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसलस। बेटा ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या, मिसलस की स्ट्रक्चर है, इसके बारे में आपसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। An emulsion is formed by the soap molecule, then cloth remove the dirt particle from the cloth. जो इमल्शन बनती है सोप मॉलिक्यूल से वो क्या करती है, डर्ट पार्टिकल्स को क्लोथ से हटा देती है, मतलब कि गंदगी को साफ कर देती है। आइए आगे बढ़ते हैं। स्कम, स्कम क्या होता है बेटा, जो मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। हार्ड वाटर जो पानी है वो हार्ड क्यों रहता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट, क्योंकि पानी में ये सॉल्ट होते हैं। खारे पानी के बारे में सुना है ना आपने, जो समुद्री पानी रहता है खारा रहता है, क्यों रहता है, नमकीन रहता है, क्यों रहता है बेटा, उसमें क्योंकि सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। और उसमें कोई भी हम जो घर के काम, चाहे कपड़े धोना, बर्तन वगैरह, कोई भी काम हम उसमें नहीं कर सकते क्योंकि वो पानी इतना इफेक्टिव नहीं रहता। हार्ड वाटर रिएक्ट विद सोप मॉलिक्यूल, जो सोप मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर जाता है, एंड इनसॉल्युबल प्रोडक्ट कॉल्ड स्कम, और एक ऐसा इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बना देता है जिसको स्कम कहते हैं। वो क्या करता है, क्लिनजिंग में ऑब्स्ट्रक्टिंग क्रिएट करता है, मतलब कि उसको रोकता है, क्लिनजिंग करने को रोकता है। यूज ऑफ डिटर्जेंट ओवरकम दिस प्रॉब्लम एज द डिटर्जेंट मॉलिक्यूल प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल प्रोडक्ट एंड दस क्लॉथ क्लीन। और जो डिटर्जेंट रहते हैं वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि जो डिटर्जेंट में मॉलिक्यूल रहते हैं ना बेटा, वो ये जो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट है, ये जो स्कम बनता है, इसको बनने से रोकते हैं और जो क्लोथ्स रहते हैं वो क्लीन हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटा डिटर्जेंट्स के बारे में। डिटर्जेंट्स क्या हैं, ये क्लीनिंग एजेंट हैं पोजेसिंग अमोनियम एंड सल्फोनेट सॉल्ट। डिटर्जेंट में अमोनियम और सल्फोनेट साल्ट होता है, उनकी लंबी चेन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, डेट आर यूज्ड टू क्लीन क्लोथ्स इन हार्ड वाटर, जो कि हार्ड वाटर में भी कपड़ों को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, इसीलिए डिटर्जेंट यूज़ करते हैं। हार्ड वाटर इज़ अ वाटर कंटेंट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि हार्ड वाटर में क्या होता है बेटा, कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, जो क्या करते हैं, सोप फॉर्म्स लेथर विथ दिस कार्बोनेट सॉल्ट देयर बाय मेकिंग इट डिफिकल्ट टू क्लीन द क्लॉथ। और सोप को ऐसा बना देते हैं जैसे कि उसमें जो कार्बोनेट सॉल्ट होते हैं उसी के कारण जो कपड़ों पे गंदगी रहती है उसको साफ नहीं होने देते, जो हार्ड वाटर में सॉल्ट रहते हैं। द चार्ज एंड होता है डिटर्जेंट डू नॉट फॉर्म स्कम, जो चार्ज एंड रहते हैं डिटर्जेंट के, जो सोप के चार्ज एंड रहते हैं वो तो बेटा चिपक जाते हैं ना डस्ट के साथ, तो वो क्या करते हैं, साफ नहीं करते। लेकिन जो जो चार्ज एंड डिटर्जेंट के रहते हैं वो क्या करते हैं, स्कम नहीं बनाते। विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ स्कम नहीं बनाते प्रेजेंट इन द हार्ड वाटर, जो हार्ड वाटर में
मैग्नीशियम कैल्शियम रहते हैं, उनके साथ स्कम नहीं बनाते, प्रेसिपिटेट नहीं होते उनके साथ। देयरफॉर दे रिमेन इफेक्टिव इन क्लीनिंग डर्ट इन हार्ड वाटर एज कम्पेयर टू सोप। इसीलिए ये हार्ड वाटर में भी क्लीनिंग का काम करते हैं। दे आर आल्सो यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग शैम्पू एंड वेरियस क्लीनिंग प्रोडक्ट। इसके अलावा बेटा कई तरह के शैम्पू की मैन्युफैक्चरिंग है और क्लीनिंग प्रोडक्ट में ये डिटर्जेंट्स यूज़ किए जाते हैं। आई होप आज मैंने जो भी चैप्टर कराया आपको, जो भी टॉपिक समझाया, आपको सभी क्लियर हो गए होंगे। बेटा प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और अगर आपको इसके एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन आंसर सोल्व करने हैं तो देन मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको इसके जो भी क्वेश्चन आंसर रह गए हैं उसको सोल्व करवाऊंगी। थैंक यू, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, बाय बाय। ये बेटा कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, आइए चलिए इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इन दोनों को आप एक्सपेरिमेंटली कैसे अलग पता कर सकते हो कि कौन सा अल्कोहल है और कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले बेटा लिटमस पेपर का टेस्ट है। देखो अल्कोहल जो है इट डज़ नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस, लिटमस का ये कलर चेंज नहीं करती, लेकिन जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। इट डज़ नॉट रिएक्ट विद बेकिंग सोडा, ये बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, बट ये जो है बेकिंग सोडा से भी रिएक्ट करता है। बाय हीटिंग इन अल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट सोल्यूशन अल्कोहल डिसअपियर द पिंक कलर ऑफ सोल्यूशन। जब आप अल्कोहल को अल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट के सोल्यूशन के साथ हीट करोगे तो उसका जो पिंक कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा। बट कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप अल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट के साथ हीट करोगे देन डज नॉट अफेक्ट द पिंक कलर ऑफ सोल्यूशन, इसका पिंक कलर को कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसा कि अभी हमने पहले डिस्कस करा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। एक रिएक्शन देखी थी हमने जिसमें अल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट और एस्टिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट जब रिएक्ट करते हैं तो जब पोटाशियम डाइक्रोमेट और पोटाशियम परमैंगनेट में भी बेटा ऑक्सीजन होता है, वो क्या करता है एडिंग ऑक्सीजन टू अदर, दीज आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीजन को ऐड करने का काम करते हैं वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट है वुड यू एबल टू चेक इफ वाटर इज़ हार्ड बाय यूजिंग इट। क्या जब आप डिटर्जेंट को यूज़ कर रहे हो तो आप बता सकते हो कि पानी हार्ड है या नहीं है। नहीं बता सकते बेटा, क्योंकि जो डिटर्जेंट है मेक लेदर विद बोथ टाइप ऑफ वाटर हार्ड एंड सॉफ्ट, चाहे सॉफ्ट वाटर है चाहे हार्ड वाटर है, जैसा भी पानी है डिटर्जेंट जो है दोनों टाइप के पानी में फोम बना लेता है। लेदर जहाँ पे लेदर मीन्स फोम है, ये दोनों पानी में फोम बनाता है। सर्फ को हम पानी में डालते हैं, जब डिटर्जेंट को डालते हैं, किसी भी डिटर्जेंट को आप पानी में डालोगे तो वो क्या है फोम बना देता है। तो चाहे हार्ड वाटर हो चाहे सॉफ्ट वाटर, दोनों में ये फोम बना देगा। इसलिए हम डिटर्जेंट को यूज़ करके पानी को चेक नहीं कर सकते। पीपल यूज़ अ वैरायटी ऑफ मेथड टू वॉश क्लोथ। लोग कई तरह के कपड़ों को धोने के लिए मेथड यूज़ करते हैं, जैसे सोप को ऐड करना, उनको बीटना विद द एक क्लोथ ऑन ए स्टोन और बीट विद द पैडल, पैडल के साथ मारना, या स्टोन किसी कपड़े को स्टोन के ऊपर मारना, स्क्रब करना, ब्रश करना। और मिक्सचर इज़ एडिटेड इन द वॉशिंग मशीन, और वॉशिंग मशीन में भी कई मिक्सचर ऐड करते हैं। वाई इज़ एगिटेशन नेसेसरी टू गेट क्लीन क्लोथ्स। क्यों करते हैं लोग ऐसा, कपड़ों को साफ करने के लिए ये सारे प्रोसेस क्यों ज़रूरी हैं। सोप मॉलिक्यूल हैज़ टू एंड्स। जैसा कि हमने पढ़ा कि सोप एंड के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक। जो विद द हेल्प ऑफ दीज इट अटैच टू द ग्रीस और डर्ट पार्टिकल। जो हाइड्रोफोबिक एंड रहता है, जो ऑयल सोल्यूबल है, वो क्या डर्ट पार्टिकल के साथ जुड़ जाता है एंड फॉर्म ए क्लस्टर कॉल्ड मिसलेस, जो क्लस्टर बना लेता है। जैसे हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा था, सेंटर में ऑयल पार्टिकल रहता है और ऐसे करके मिसलेस बना लेते हैं, है ना, ऐसे एक शेप सी बना लेते हैं। उससे क्या होता है क्लस्टर सब बन जाता है, जिसको मिसली बोलते हैं। दिस मिसली रिमेन सस्पेंडेड एज ए कोलाइड। ये कोलाइड की फॉर्म में सस्पेंड होता है। उसको रिमूव करने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू एगिटेट क्लोथ्स। उस मिसलेस को ख़त्म करने के लिए, हटाने के लिए, साफ़ करने के लिए कपड़े को ये एगिटेट करते हैं क्लोथ्स को। जैसे ब्रश कर मारना, और पैडल मीन से जो उसको बीट करते हैं, है ना, और क्लोथ के साथ जो क्लोथ को स्टोन के ऊपर मार के बीट करते हैं। ये सारा प्रोसेस इसलिए करते हैं जो उस पर मिसल फॉर्म होगी है वो हट सके।
आई होप आप आज हमने जो भी टॉपिक डिस्कस करे हैं, जो भी क्वेश्चन आंसर डिस्कस करे हैं, वो सारे आपको बेटा अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर का भी सोल्यूशन समझना है तो प्लीज़ बेटा कमेंट करके ज़रूर बताना, फिर मैं उसके लिए वीडियो लेके आऊँगी। वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।